नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार की आर्थिक घटनाओं की जो अर्धवार्षिकी है, उसका पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसी आर्थिकी के अंतर्गत सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने घटनासार के राष्ट्रीय घटनाओं को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को विस्तार में देख लिया है। इसके वन लाइनर वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही साथ हम लोग एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट को भी कर रहे हैं और 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेकंड पार्ट आर्थिक घटनाओं का। पहला प्रश्न है कि ब्रांड फाइनेंस की जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं, उनकी सूची जारी कर दी गई है। उसमें कह रहा है कि जनवरी 2022 में ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा 500 शीर्ष वैश्विक कंपनियों की सूची जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा जारी की गई। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है। इसमें हम लोग उन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको जरूरी है। अनावश्यक फैक्ट्स को हम लोग इग्नोर करेंगे। अब इसमें एक चीज आप ये देखिए कि दिया है कि इस सूची में नव प्रवेशी टिकटॉक सबसे तेजी से 215% के साथ आगे बढ़ने वाला ब्रांड है। यानी अब इस बात को ध्यान में रखना है कि नव प्रवेशी के तौर पर टिकटॉक सबसे तेजी से 215% से आगे बढ़ने वाला ब्रांड है। ठीक है, अगला पॉइंट में दिया है कि इस शीर्ष 500 की सूची में शामिल कंपनियों के संदर्भ में देखा जाए तो कुल कंपनियों के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व अमेरिका और चीन कर रहा है। यानी कि अगर हम 500 की सूची देखें तो इसमें लगभग 2/3 ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिका और चीन से संबंध रखती हैं। ठीक है, आइए आगे एक चार्ट दिया हुआ है, उससे बाकी सारी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में शीर्ष 10 कंपनियों का उसका मूल्य और किस देश से संबंधित है ये दिया हुआ है। नंबर 1 पर एप्पल है। ठीक है, और ये इसका मूल्य क्या है? $355.1 बिलियन। किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। दूसरे नंबर पर अमेजॉन है, $350.3 बिलियन, अमेरिका से संबंधित है। तीसरे नंबर पर गूगल है, $263.4 बिलियन, संबंध है अमेरिका से। चौथे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है, 184.2, संबंध है अमेरिका से। पांचवें नंबर पर वॉलमार्ट है, $111.9 बिलियन, अमेरिका से संबंध है। ये पांचों कंपनियां यानी टॉप 5 जो हैं, वो पांचों की पांचों कंपनियां अमेरिका से संबंधित हैं। अब एक बात यहां ध्यान रखिए, आपको सबका मूल्य नहीं याद रखना है, आप ज्यादा से ज्यादा टॉप 2 का याद रख लीजिए। यानी एप्पल का याद रखना है, $355.1 बिलियन अमेरिका से। ये याद रखिए कौन सी कंपनी कहां की है, और अमेजॉन की $350.3 बिलियन बस। और उसके बाद नंबर ये याद रखिए, नंबर 1 पे एप्पल है, दूसरे पे अमेजॉन है, तीसरे पे गूगल है, चौथे पे माइक्रोसॉफ्ट है, पांचवें पे वॉलमार्ट है। ठीक है, और अगर कोई अमेरिका के अतिरिक्त कोई कंपनी है तो वो 6वें नंबर पर सैमसंग है। ठीक है, एक बात ये याद हो गई। अब आगे देखिए, इसमें जो चीन की कंपनी है वो 8वें नंबर पर है। उसका क्या है? 8वें नंबर पे आईसीबीसी है, जिसकी वैल्यू है $75.1 बिलियन, चीन से संबंधित है। 9वें नंबर पे हुएई है जो चीन से संबंधित है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 71.2 है। ठीक है, ये 2 है। यानी कि आप अगर इस पूरे चार्ट में देखें तो चीन की 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी दक्षिण कोरिया की है। कुल मिला के 3 कंपनी हो गई। 7 कंपनियां केवल अमेरिका की टॉप 10 में हैं। ठीक है, इसीलिए वहां पे कहा गया था कि जो 500 की सूची है उसमें अमेरिका और चीन की 2/3 कंपनियों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, किसमें? ब्रांड फाइनेंस की ये शीर्ष 500 कंपनियों की सूची है, जिसको किसने जारी किया था? अभी आपने बताया कि ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखिए, प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान निकला है। क्या कह रहा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए मुख्य फसल के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान 16 फरवरी 2022 को जारी किया गया। इस अनुमान में रबी की और खरीफ दोनों की उपजों के उत्पादन का आंकड़ा दिया गया है। अब इसमें क्या आंकड़ा महत्वपूर्ण है भाई? इसमें यह ध्यान देना है कि जो 2021-22 में गेहूं और चावल सहित खाद्यान्न का कुल उत्पादन अब तक रिकॉर्ड अनुमान पर है। क्या है? इसके अनुसार 316.06 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। ठीक है, किसमें? 2021-22 में। ठीक है, अब ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा सकता है? कहा जा सकता है कि हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार 2021-22 में कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? तो आपका जवाब होगा 316.06 मिलियन टन। ठीक है, इस बात को यहाँ याद रखना है। अगला देखिए कि मंत्रालय के अनुसार 2020-21 में 310.74 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। इस तरह से 2021-22 में लगभग 5.32 मिलियन टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन होने की अनुमान है। अब देखिए, आपको 2 बातें याद रखनी है। कितना अतिरिक्त उत्पादन होगा इस बार 2021-22 में? 5.32 मिलियन टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन होगा। अब ये अतिरिक्त उत्पादन होने के बाद 2021-22 का भी आपने कुल कितना अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन पढ़ा है? 316.06। अगर हमसे ये पूछ देगा कि 2020-21 का बताइए, तो 316.06 मिलियन टन में 5.32 मिलियन टन अगर माइनस कर दिया जाए तो 2020-21 का 310.74 मिलियन टन अनुमान आ जाएगा खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ था। इसलिए 2 डेटा याद रखिए। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से काम करिए।
कि वर्तमान में जो आकलन है वो कितना है 2021-22 का खाद्यान्न का 316.06 मिलियन टन, और कितना अधिक होगा पिछले बार के मुकाबले में, तो आपका जवाब होगा 5.32 मिलियन टन। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है कि अगर अभी आपने देखा कि कुल खाद्यान्न में कितना उत्पादन होने का अनुमान है 2021-22 में 316.06 टन खाद्यान्न में। चावल में देख लीजिए 127.93 का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा अनुमान है। गेहूं में 111.32 मिलियन टन का रिकॉर्ड अनुमान है। वहीं आप मोटे अनाज को देख लीजिए। मोटा अनाज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है, इसलिए मोटे अनाज का उत्पादन इंपॉर्टेंट है। यह है 49.86 मिलियन टन, यानी कि 49.86 मिलियन टन का मोटे अनाज का उत्पादन है। वहीं आप दलहन के ऊपर नजर डालिए तो दलहन में 26.96 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन होने की बात की गई है। अब आगे देखिए तिलहन को देख लीजिए। तिलहन में 37.15 मिलियन टन, जो इंपॉर्टेंट है जहां से आता है, क्योंकि इस तरह से तो सबका डेटा दिया हुआ है, तो जहां महत्वपूर्ण है उस पर ज्यादा जोर देना है। तिलहन में 37.15। उसके बाद आप रेपसीड और सरसों को देखेंगे तो 11.46 मिलियन टन। फिर गन्ना को देखेंगे तो 414.04 मिलियन टन का उत्पादन। ठीक है, इसी प्रकार कपास और इसका दिया है, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब आप आ जाइए कि कितने मिलियन टन अधिक उत्पादन होने की संभावना है, तुलना कर रहा है। तो आपने ये अभी पढ़ लिया कि चावल में कितना होने की संभावना है 21-22 में 127.93, अभी आपने पहले पढ़ भी लिया। अब ये औसत से, अब ये 5 वर्षों का एक औसत निकाल रहा है। ठीक है, अब वो 5 वर्ष कहां से कहां तक लिए जा रहे हैं, तो वो 2016 से 17 से 2020-21 तक के इन 5 वर्षों का औसत निकाला जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी आप देख लीजिए, इसमें मंत्रालय के अनुसार 2021-22 के दौरान उत्पादन विगत 5 वर्षों यानी 2016-17 से 2020-21 के दौरान औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.53 मिलियन टन अधिक होने की संभावना है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर हमने अभी आपको टोटल खाद्यान्न उत्पादन इस बार कितनी होने की अनुमान बताया 316.06 मिलियन टन। अब ये कह रहा है कि जो 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर से अगर आप 2020-21 के ईयर को देखें तो इन 5 वर्षों में जो औसत खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है उससे इस बार 2021-22 में 25.53 मिलियन टन अधिक हो रहा है। ठीक है, यानी किन 5 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो आप ये भी ईयर याद रखेंगे। इसी प्रकार चावल में अब आप देखें तो आपने ये देख लिया कुल खाद्यान्न में कितना अधिक उत्पादन हो रहा है 25.53। चावल में कितना अधिक हो रहा है औसत से 11.49 मिलियन टन। इसी प्रकार गेहूं में कितना अधिक हो रहा है तो 7.44 मिलियन टन। इसी प्रकार मोटे अनाज में कितना अधिक हो रहा है तो 3.28 मिलियन टन औसत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार आप दलहन में देखेंगे तो 3.14 मिलियन टन अधिक हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप तिलहन में देखेंगे तो तिलहन में कितना अधिक उत्पादन हो रहा है तो तिलहन में 4.46 मिलियन टन का अधिक उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अगर आप गन्ने की बात करेंगे तो गन्ना में पिछली बार की 5 वर्ष की औसत तुलना के अकॉर्डिंग 40.58 मिलियन टन अधिक उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, कोर पूरा रामायण नहीं बांचना है। क्या निष्कर्ष है, यही तो इस वीडियो का मूल ध्येय है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गया। अब आ जाइए, ठीक है, इतनी बातों का आप इसमें ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए, दिया राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। अब ये क्या है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 मार्च 2022 को 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में एक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NLMC की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। ठीक है, अब इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें अगले पॉइंट में यह महत्वपूर्ण है कि इसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी। किसकी? यही NLMC की स्थापना के, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की। ठीक है, इस बात को इसमें ध्यान देना है। अब आगे आप इस बात को, इतनी बातों को आप इसमें ध्यान दीजिए, आपका काम हो चल जाएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ चलिए। यही 2 पॉइंट उसमें महत्वपूर्ण थे। ठीक है, कि इसकी मंजूरी 9 मार्च 2022 को हुई, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी है और 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम LMNC को मंजूरी मिल गई। अब अगला देखिए, रील का भारत का सबसे बड़ा जियो वर्ल्ड सेंटर आयोजित। अब ये रील क्या है? रील का मतलब RIL, रील का फुल फॉर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भारत का सबसे बड़ा जियो वर्ल्ड सेंटर स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अब ये कहां स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो बता रहा है कि यह केंद्र मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला है और इसकी परिकल्पना रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने की थी। ठीक है, ये 2 बातें इसमें आपको ध्यान देने वाली है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में दिया है कि 6 करोड़ डीमेट खातों के साथ CDSL बना देश का पहला डिपॉजिटरी। ठीक है, अब कुछ बातों को इसमें ध्यान दीजिए। पहली बात कि ये CDSL क्या है, तो CDSL का मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, और ये इंडिया से संबंधित है। अब ये क्या महत्वपूर्ण डेटा बता रहे हैं
1 मार्च 2022 को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की कि अब तक उनके पास 6 करोड़ से अधिक यानी कि 60 मिलियन के बराबर सक्रिय डीमैट खाते हैं। इस घोषणा के साथ सीडीएसएल, अब जहां पर सीडीएसएल आएगा आप तुरंत समझ जाएंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, कि यह अर्जित करने वाली देश का पहला डिपॉजिटरी बन गया है। ठीक है, अब देखिए, अब यह समझने की जरूरत है कि ये इन्होंने कहा कि मेरे पास 6 करोड़ से अधिक सक्रिय डीमैट खाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये डीमैट खाता क्या होता है। तो डीमैट खाता एक प्रकार का खाता है जिसका उपयोग प्रतिभूतियों और शेयरों की ऑनलाइन जो प्रतियां हैं उनको रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी डीमैट खाता क्या है? ये एक प्रकार का खाता है जिसका उपयोग प्रतिभूतियों और शेयरों की ऑनलाइन प्रतियां रखने के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है कि डीमैट खाता अपने संपूर्ण रूप में एक डीमैटेरियलाइज्ड खाता है। डीमैट खाते का मुख्य उद्देश्य उन शेयरों को रखना है जिन्हें खरीद या डीमैटेरियलाइज किया गया है। डीमैटेरियलाइज का अर्थ क्या है? कि शेयरों का जो भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रूपांतरण और उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग को आसान बनाना, ये इनका उद्देश्य है डीमैट खाते का। ठीक है, आगे एक आंकड़ा दे रहा है कि सीडीएसएल के अध्यक्ष वीबी चौबल ने कहा कि जो नए डीमैट अकाउंट हैं ये टियर 3 के शहरों में स्थानांतरित हो रहे हैं, जो भारत की पूंजी बाजार के व्यापक होने का संकेत है। अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो सीडीएसएल का मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो बीबी चौबल साहब हैं। दूसरी बात कि अब ये बता रहे हैं कि ये जो डीमैट अकाउंट है ये टियर 3 के शहरों के में भी अब इसकी स्कोप बढ़ रही है। इस प्रकार ये अंदाज लगाया जा रहा है कि अब पूंजी बाजार में व्यापक बूम मिल रहा है। दूसरी बात कि भारत की एकमात्र सूचीबद्ध डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है। अब कर भारत में एकमात्र सूचीबद्ध है ये। ठीक है, सीडीएसएल याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखिए, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में राजस्थान नंबर 1 पे है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या बात है भाई, एक विद्युत मंत्री आरके सिंह जो सेंट्रल में विद्युत मंत्री हैं ने लोकसभा सत्र में एक वक्तव्य के दौरान इस बात को कहा कि सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,683 घरों का विद्युतीकरण किया गया और इस आधार पर सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में राजस्थान नंबर 1 पे। इस बात का याद रखिएगा। यही दूसरी बात समझ लीजिए कि आपने कहा कि राजस्थान नंबर 1 पे है, तो दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पे असम है और 5वें नंबर पर बिहार है। इन 5 राज्यों का नाम आपको याद रखना होगा। ये क्या किनकी 5 लोगों की लिस्ट है? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में ये टॉप 5 राज्य हैं, जिसमें आपको ये याद रखना है, जो लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले हैं वो याद रखें कि इसमें उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और बिहार का 5वां स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तीसरा और बिहार का 5वां स्थान है इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश का डेटा याद रखिए कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में जो जितने घरों का सौर विद्युतीकरण किया गया उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 53,234 है और वही बिहार में 39,100 है। ठीक है, इन बातों का आपको याद रखना होगा। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस पहल के तहत शून्य लाभार्थी थे। ये भी एक नया डेटा है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि सौभाग्य योजना के तहत पिछले साल 31 मार्च तक 2.817 करोड़ घरों को विद्युतीकरण किया गया था, जिसमें सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम जो था वो 4,16,000 घरों में इसका सौर विद्युतीकरण किया गया था। यानी पिछले बार तक का आंकड़ा क्या है? 2.817 करोड़ घरों में सौभाग्य योजना के तहत विद्युत दिया गया और इन घरों में जो सोलर पैनल के तहत जो विद्युत दिया गया उनकी संख्या 4.16 लाख है। ठीक है, अब बार बार सौभाग्य योजना की बात हो रही थी, तो आगे के पॉइंट में सौभाग्य योजना की शुरुआत की बात की गई है कि प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2017 को देश के हर गांव, हर जिले के कवर करने के लिए सौभाग्य घरेलू विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य योजना का शुरुआत किया है। सौभाग्य योजना का शुरू किया। तो सौभाग्य योजना का अर्थ क्या हुआ कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, अब अगला देखिए, अब इसमें क्या पॉइंट है कि सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सौभाग्य घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यह भी बात याद रखनी है। दूसरी बात कही गई कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60% अनुदान राज्यों को दिया गया और राज्यों ने अपने कोष से 10% खर्च किया और शेष 30% बैंकों से ऋण लिया गया। ठीक है, वहीं अगर विशेष राज्यों में देखें तो विशेष राज्यों में 85% केंद्र सरकार से, 5% राज्यों ने अपने पास से और शेष 10% बैंकों से ऋण लिया गया। और इस योजना के तहत ऐसे सभी 4 करोड़ निर्धन परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया गया। ठीक है, यानी अपडेट क्या है कि 4 करोड़ निर्धन परिवारों को इस योजना के तहत, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया गया, जिनके पास उस वक्त बिजली कनेक्शन नहीं था। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट की क्षमता का सोलर पावर पैक भी दिया गया, जिसमें घर के लिए 5 LED बल्ब, 1 पंखा भी इसमें शामिल है। एक बात और याद रखना है कि योजना का परिव्यय 16,320 करोड़ है, जिसमें से 12,320 करोड़ रुपए सकल बजटी सहायता से दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, ये लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया।
क्या कहा गया कि लोवी इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2021 में एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम रखा एशियन पावर इंडेक्स 2021। यानी आपसे यह पूछा जाए कि एशियन पावर इंडेक्स 2021 किसने जारी किया, तो आपका जवाब होगा लोवी इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, इस इंस्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट जारी की इसमें इंडो पैसिफिक के 26 देश और क्षेत्र में भारत एशिया में चौथा शक्तिशाली देश है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात कि यह कही गई कि रिपोर्ट में बताया गया कि राजनयिक प्रभाव और आर्थिक संबंधों जैसे महत्वपूर्ण संकेतों में भारत की स्थिति में गिरावट आई है, लेकिन इस गिरावट के बावजूद भारत ने आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, सांस्कृतिक प्रभाव आदि संकेतों के आधार पर एशिया में अपना चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात थी। अब आइए देखते हैं चार्ट के माध्यम से कि कौन टॉप सूची पर है। ठीक है, तो ये जो टॉप सूची दी है ये चार्ट में और स्पष्ट आपको हो जाएगी। ये देखिए, ये चार्ट दिया हुआ है। अब इसमें दे रहा है कि इसमें टॉप कौन है कंट्रीज। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे भारत है और पांचवे पे रसिया है। यानी टॉप 5 को देख लीजिए। यानी लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें टॉप 5 कंट्री कौन है। नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जापान है और चौथे नंबर पे भारत है। ठीक है, और पांचवे पे रसिया है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए अगली रिपोर्ट देखते हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 कह रहा है कि संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी की गई। अब देखिए, द वेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा। ठीक है, मार्च 2022 में। अब इसमें क्या कहा गया कि 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कह रहा है कि 2021 में सर्वाधिक अरबपतियों में जो देश हैं उन देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा है। ये बात याद रखिएगा। आगे अगली बात आपको क्या याद रखनी है कि भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, UHNWIS की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों की हो गई है, जो एशिया पैसिफिक में क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि 2021 में इन अरबपतियों की 11% सालाना वृद्धि हो गई और अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 145 अरबपति हो गए। भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है और एशिया पैसिफिक में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। अब आइए समझते हैं कि ये जो UHNWIS है, यानी जिसको हम लोग अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, इसमें कैसे लोग शामिल होते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया बता रहा है कि UNHWI ऐसे व्यक्ति हैं, इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी कुल संपत्ति $, में, ठीक है, 30 मिलियन या उससे अधिक हो। यानी जिनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी, उनकी इंडिविजुअल संपत्ति 30 मिलियन या उससे अधिक है, 30 मिलियन या उससे अधिक $, में है, उनको हम लोग किस में रख देते हैं, UHNWI में रख देते हैं। और इसमें इसका फुल फॉर्म क्या अभी आपने देखा है, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। और अगर इसको रुपए में देखा जाए तो ये बैठता है 226 करोड़ रुपए। यानी जिनकी संपत्ति 226 करोड़ या उससे अधिक हो उनको इस कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। और यह बात बताई गई कि इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, इसमें यानी नंबर 1 पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चीन है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना जरूरी है कि अगर भारत का स्थान तो आपने देख लिया कि तीसरा है। अगर आप भारत के शहरों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए तो भारत के शहरों में बेंगलुरु 2021 में UHNWI की संख्या में सबसे अधिक अरबपतियों की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद दिल्ली में वृद्धि दर्ज की गई और तीसरे नंबर पे मुंबई में की गई। यानी क्या कह सकते हैं आप, ये कह रहा है इस रिपोर्ट में कि UHNWI की संख्या में भारतीय शहरों की अगर वृद्धि की बात की जाए तो बेंगलुरु में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, दूसरे नंबर पे दिल्ली में वृद्धि दर्ज की गई और तीसरे नंबर पे मुंबई में वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में ये भी डेटा आपसे पूछा जा सकता है। अब आ जाइए देख लेते हैं कि 2021 में सर्वाधिक अरबपतियों की जो शीर्ष कंट्री है उसमें टॉप 5 में कौन है। नंबर 1 पे अमेरिका है जहां पे 748 अरबपति, चीन 545, भारत 145। ठीक है, अब कितने सालाना ग्रोथ के साथ, 11% ग्रोथ के साथ। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे टॉप 3 को देख लीजिए और चौथे नंबर पे जर्मनी है और पांचवें नंबर पे रूस है। अरबपतियों की संख्या याद करनी हो तो अमेरिका और भारत की याद कर लीजिए। अमेरिका 748 पे है और भारत 145 पे है, तीसरे स्थान पे। और टॉप 5 में कौन है, अमेरिका नंबर 1, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत, चौथे पे जर्मनी और पांचवें पे रूस है। ठीक है, अब इस प्रकार आपको आगे चलना है। अगला मैटर दिया है कि डाबर भारत की 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। अब इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि आयुर्वेद उत्पाद निर्माता डाबर भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। इसकी घोषणा कंपनी ने 14 फरवरी 2022 को की। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि इस उपलब्धि को हासिल करने वाली यह पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी यानी कि भारत की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई। कौन, डाबर। किस मैटर में ये बन गई, तो ये वो पहली कंपनी है जिसने 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल हासिल कर लिया। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है। और एक बात और डेटा याद रखिएगा कि डाबर ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष में पूरे भारत से 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट प्लास्टिक कचरा को प्रबंधन नियम 2017-18 के तहत कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह
प्रसंस्करण और पुनः चक्रण किया। यानी कितने मीट्रिक टन का इसमें संग्रहण, प्रसंस्करण और पुनः चक्रण किया डाबर ने? 27,000 मीट्रिक टन का। और एक बात और याद रखिएगा, लक्ष्य कितने का था? 22,000 मीट्रिक टन का था, और हासिल कितना किया? उससे ज्यादा 27,000 मीट्रिक टन। दूसरी बात यहां कह रहा है कि 2017-18 के तहत, इसका मतलब यह है कि इसकी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल जो है वो 2017-18 में शुरू की गई थी। इतनी बात को आपको याद रखना है यहाँ पे। और एक बात और आपको यहाँ पे याद रखना है कि डाबर इंडिया ने घरेलू प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए सामुदायिक जो जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नया पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में एक नया पर्यावरण बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और जागरूकता को बढ़ाने के लिए। तो आपका जवाब होगा डाबर इंडिया द्वारा। अगला देखिए, बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सीबीआई के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ ये मामला सीबीआई ने दर्ज किया। यानी कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के उस समय के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन थे? ऋषि कमलेश अग्रवाल, जिनके खिलाफ सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मामला कितने करोड़ का है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक और उनके नेतृत्व वाले जो बैंक हैं, यानी जैसे आप देखते होंगे एसबीआई बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इस तरह से, यानी एसबीआई और उससे जुड़े उनके नेतृत्व वाले जो बैंक हैं, उनसे कुल मिलाकर 22,842 करोड़ का केवल एसबीआई के साथ इस तरह की धोखेबाजी हुई। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड है, ये केवल एसबीआई या उनसे रिलेटेड संघ से ही नहीं पैसा लिया। इन्होंने 28 बैंक और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है, जिसमें एसबीआई का मामला 22,000 मतलब एसबीआई और उनके संघ का पूरा मामला कितना है? 22,842 करोड़ का है। ठीक है, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए आप ये समझिए कि ये एबीजी कंपनी क्या है। एबीजी कंपनी एक जहाज निर्माण कंपनी है और इस कंपनी की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसने 2005 में अपना एपीओ जारी किया था, जो गुजरात के दाहेज और सूरत में इसका जहाज निर्माण कार्य होता है। ठीक है, ये रही एबीजी की बात। यानी इसका निर्माण कंपनी कहाँ किया? मुंबई की। स्थापना 1985 में, मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, और गुजरात के दाहेज और सूरत में इसका जहाज निर्माण का काम है। ठीक है, ये बात हो गई इनके बारे में। अब यहाँ इतनी ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अब आइए अगली बात पे चलते हैं। ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जारी की गई है। क्या कहा गया भाई? जनवरी 2022 में विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन से पूर्व ऑक्सफैम इंटरनेशनल, जो ब्रिटिश की है, इसने इनइक्वालिटी किल्स नामक एक रिपोर्ट जारी की। तो पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनइक्वालिटी किल्स नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका सीधा जवाब होगा ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, अब दूसरी बात, इस रिपोर्ट में अब क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व में मात्र कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण है, शेष लोग गरीबी या संकट में जीवन यापन कर रहे हैं। यानी इन्होंने बताया कि भाई कुछ ही लोगों के पास विश्व की ज्यादातर संपत्ति है और बाकी लोग गरीबी रेखा में। इस पे एक रिपोर्ट भी उन्होंने दी। कहा कि महामारी के उपरांत जहां एक तरफ प्रति 26 घंटे में नवीन अरबपति का उदय हुआ, ये याद रखिएगा, महामारी के पश्चात प्रति 26 घंटे में एक नवीन अरबपति का उदय हुआ, तो वहीं विश्व के 10 धनाढ्य की संपत्ति दोगुनी हो गई। और वहीं दूसरी तरफ 160 मिलियन से अधिक गरीब लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। यानी 160 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे आए और वहीं 10 धनाढ्य लोगों की संपत्ति दुगनी हो गई और 26 घंटे में एक नया अरबपति उदय होने लगा। ये महामारी के उपरांत का कंडीशन इस रिपोर्ट ने जारी किया। कौन सी रिपोर्ट ये जारी की गई है? तो ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ब्रिटिश की रिपोर्ट, ठीक है, द्वारा ये कौन सी रिपोर्ट है? इनइक्वालिटी किल्स की रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए आगे कहा गया कि कोरोना महामारी के प्रभाव स्वरूप लगभग 17 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। यानी कि जो ये इनइक्वालिटी किल्स की रिपोर्ट ये कहती है कि कोरोना महामारी के प्रभाव स्वरूप 17 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके पूर्व इतनी मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि दुनिया के 10 सर्वाधिक धनाढ्य लोगों के पास सबसे गरीब 3.1 अरब जनसंख्या से अधिक संपत्ति है। यानी क्या कह रहा है कि जो विश्व में 3.1 अरब जनसंख्या जो गरीब है, उनके पास जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा संपत्ति दुनिया के 10 धनाढ्य लोगों के पास है। अब भारत के संदर्भ में जरा इसको समझ लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में यहाँ एक डेटा महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2021 में 142 हो गई। तो पहली बात तो याद रखना है कि भारत में जो अरबपतियों की संख्या थी 2020 में वो 102 और 2021 में कितनी हो गई? 142। ये किसके अकॉर्डिंग है? याद रखिएगा, ये इनइक्वालिटी किल्स की रिपोर्ट इस बात को कहती है। ठीक है, और दूसरी बात कि शीर्ष 100 परिवारों की संपत्ति में 57.3 लाख करोड़ रुपए है यहाँ, कहाँ पे? भारत में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ क्या याद रखनी है कि जो रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जहां सबसे गरीब 50% जनसंख्या राष्ट्रीय संपत्ति में मात्र 6% की भागीदार है, वहीं 10% धनाढ्य लोगों की जनसंख्या के पास सकल राष्ट्रीय संपत्ति का 45% है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इनइक्वालिटी किल्स की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में जहां सबसे गरीब 50%,
यानी जो 50% गरीब हैं उनकी राष्ट्रीय संपत्ति में मात्र 6% की भागीदारी है, और जो 10% धनाढ्य लोग हैं उनकी सकल राष्ट्रीय संपत्ति में भागीदारी कितनी है? 45% है। अब आप समझ गए होंगे निश्चित तौर पर। अब इस रिपोर्ट की एक और बात को ध्यान में रखिए, इसमें क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बीच 84% भारतीय परिवारों की आय में गिरावट देखी गई है। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। अगली नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्ट देखिए, कह रहा है कि विभिन्न राज्यों में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता की जो स्थिति जानने के लिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमपीआई कहते हैं, नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी किया गया। ठीक है, अब इस एमपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए ये किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो नीति आयोग द्वारा। ठीक है, इतनी बात को आप समझ गए। अब आगे देखिए, इसमें नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में निर्धनता का आकलन 3 क्षेत्रों में किया गया, यानी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ये 3 क्षेत्रों का पर आकलन है। कौन कौन सा? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, और इन 3 क्षेत्रों में 12 सूचकांकों पर आधारित है। अब आगे इन 12 सूचकांकों का बात कहा गया, जिसमें पोषण है, बाल और किशोर मृत्यु दर है, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धता है, पढ़ाई वर्ष है, स्कूल में स्थिति है, सफाई है, पेयजल है, बिजली है, घर है, संपत्ति है, बैंक खाते हैं। ये 12 सूचकांक इसमें शामिल हैं। कितने क्षेत्रों में? 3, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट है, आइए चार्ट के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट में दिया है वही चार्ट में दिया गया है, तो चार्ट में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए चार्ट में दिया गया है कि राज्य हैं और उनके बगल में जो प्रतिशत दिया गया है वो कुल जनसंख्या में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी वहां जो टोटल पॉपुलेशन है वो उसमें कितने प्रतिशत निर्धन है। ठीक है, इसका मतलब एक बात ये तय हो गई कि जिस राज्य के सामने जितने ज्यादा प्रतिशत होगा, इसका मतलब वहां उतनी ज्यादा निर्धन जनसंख्या होगी। ठीक है भाई, प्रतिशत का मतलब तो यही हो गया। अब आइए समझ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में 51.91% बैठता है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर निर्धन प्रतिशतता बिहार में है। ठीक है, पहली बात। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा निर्धन प्रतिशतता कहां पर है? झारखंड में। और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और 5वें नंबर पे मेघालय है। आपको 5 राज्यों की लिस्ट याद रखनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न पूछ सकता है, जितने लोगों को बिहार का पीसीएस देना है वो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि निर्धनता प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा निर्धन प्रतिशत कहां पर है? बिहार में। दूसरे नंबर पे झारखंड। उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। एमपी पीसीएस वाले ध्यान रखें, उनका एमपी चौथे स्थान पर है। उनका एमपी मतलब सबका एमपी है, सबका राज्य सब है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिनको विशेष तौर पर उस पर देना है। और 5वें नंबर पे मेघालय है। अब यहाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य में सबसे ज्यादा निर्धनता प्रतिशत है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा मेघालय। बात समझ में आ गई? ये देख लिया आपने। अब देखिए जहां प्रतिशतता सबसे कम होगी वहां सबसे कम निर्धनता। तो आइए सबसे कम प्रतिशतता वाले आंकड़े की तरफ चलें। तो सबसे कम प्रतिशतता आप देख रहे हैं 0.71 है केरल में, यानी सबसे कम निर्धनता कहां पर है? केरल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे गोवा है, तीसरे नंबर पे सिक्किम है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु और 5वें पे पंजाब है। यानी कि सबसे ज्यादा निर्धनता कहां पे? केरल और गोवा। इन 2 बातों को भी याद रख लें तभी काम चल जाएगा। और अगर ये पूछा जाए, तीसरा नंबर भी याद रख लीजिए कि उत्तर पूर्व का राज्य ऐसा कौन है जहां सबसे कम निर्धनता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सिक्किम। और अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व का वो राज्य कौन है जहां सबसे ज्यादा निर्धनता है, तो आपका जवाब होगा मेघालय, जो अभी आपने पूर्व में देख लिया। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे निश्चित तौर पर। अब आगे चलिए अगला डेटा देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित अगला डेटा है। कह रहा है कि यदि सबसे ज्यादा निर्धनता केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दादर नागर हवेली में है, और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा निर्धनता प्रतिशत कहां पे? दादर नागर हवेली, और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, और सबसे कम कहां पर है? पुदुचेरी में, और दूसरा सबसे कम कहां पर है? लक्षद्वीप में। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखिए कि आपने अभी पढ़ा है, ये जो निर्धनता रिपोर्ट जो आप एमपीआई पढ़ रहे हैं, जिसको आपने कहा था मल्टी डायमेंशनल पावर इंडेक्स, ये जारी किसके द्वारा किया गया था? तो आपने ये कहा था कि ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। याद रखिएगा, नीति आयोग में इस समय एक नया डेवलपमेंट हुआ है। मैं इसकी चर्चा इधर लगातार कर रहा हूं क्योंकि जहां पेपर अभी नहीं बना होगा वहां इस प्रश्न की बनने की संभावना पूरी है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह पर नए उपाध्यक्ष आ गए हैं जिनका नाम है सुमन बेरी। ठीक है, ये याद रखना है, ये अभी करंट का डेटा है, यानी कि आपको ये तत्काल में इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरी बात है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, तो ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत में दूरसंचार परिदृश्य के तौर पर बात चल रही है, तो कहा गया कि दूरसंचार नियामक संस्था एक है, क्या नाम है? ट्राई, जो इससे संबंधित दूरसंचार से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं उसको हैंडल करती है, ट्राई। दूसरी बात, कई बार पूछ देता है ट्राई का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसने 1 दिसंबर 2021 में एक आंकड़ा दिया। उस आंकड़े में बताया गया कि जो टेलीफोन कनेक्शन है उनकी कुल संख्या कितनी है? 117.84 करोड़ की कुल संख्या इनकी है, जिसमें 115.46 करोड़ कनेक्शन वायरलेस हैं और 2.38 करोड़ वायर लाइन टेलीफोन है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, टोटल आंकड़ा याद रखिएगा कि जो 2021 के दिसंबर में रिपोर्ट आई ट्राई की, उसके अकॉर्डिंग टोटल टेलीफोन कनेक्शन कितना है? 117.84 है। अब अगली बात को ध्यान में रखिए,
कि एक वर्ष पूर्व दिसंबर 2020 के अंत में टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या 117.38 करोड़ थी। इस प्रकार कनेक्शन की कुल संख्या में 46 लाख की वृद्धि हुई। तो आपको बस दो आंकड़ा याद रखना है। एक आंकड़ा यह है कि वर्तमान में टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या कितनी है, तो 117.84 करोड़। इसमें ये पिछली बार की तुलना में कितनी इसमें वृद्धि दिखी है, तो 46 लाख की। अगर पिछला पूछेगा तो 117.84 में से 46 लाख घटा दीजिएगा, पिछला डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इन दो बातों को आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अगली बात को आपको क्या ध्यान में रखना है, तो अगली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो टेलीफोन कनेक्शन की, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि इसके पूर्व जो टेलीफोन की कनेक्शन में लगातार कमी आ रही थी, लेकिन इधर इस बीच 2021 में इसमें थोड़ा सा उछाल देखा गया है। कह रहा है कि टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी के साथ ही देश में टेली डेंसिटी में भी कमी आई थी। ट्राई की 17 फरवरी 2022 की विज्ञप्ति के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में देश में टेली डेंसिटी 85.91 रह गई थी। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा कि टेली डेंसिटी कितनी हो गई थी, 85.91। ठीक है, अब इसमें एक डेटा और महत्वपूर्ण है कि ट्राई ने 17 फरवरी 2022 को जो आंकड़ा दिया, उसमें दिसंबर 2021 के अंत तक कुल टेलीफोन कनेक्शन में जो शहरी टेलीफोन कनेक्शन है उसका 55.60% हिस्सेदारी है, और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की टेलीफोन की बात की जाए तो उनकी हिस्सेदारी कितनी है, 44.40। यानी कहने का मतलब यह है कि जो टोटल टेलीफोन कनेक्शन 117.84 करोड़ है, उसमें 55.60% शहरी कनेक्शन है और ग्रामीण कनेक्शन कितना है, 44.40 का। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक डेटा यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि इन टेली डेंसिटी में जो अभी आपने पढ़ी टेली डेंसिटी, उसमें शहरी क्षेत्रों में 137.23 और ग्रामीण क्षेत्रों में 58.50 थी। एक महत्वपूर्ण बात और है कि दिसंबर 2021 के अंत में देश में सर्वाधिक टेली डेंसिटी दिल्ली में, जबकि न्यूनतम टेली डेंसिटी कहां पर है, बिहार में दर्ज की गई है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखने के साथ अब आप चार्ट की तरफ चलिए। चार्ट में और बातें स्पष्ट हो रही हैं जो यहाँ पर स्टेटमेंट में दी गई हैं। क्या कह रहा है कि दूरसंचार सेवा कंपनियों की मोबाइल फोन बाजार में हिस्सेदारी कितनी है, दिसंबर 2021 तक के हिसाब से स्थिति है। ये कंपनी नंबर 1 पे जो है वो है रिलायंस जियो। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बाजार में हिस्सेदारी प्रतिशत के आधार पर रिलायंस नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे भारती एयरटेल है, तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया है और चौथे नंबर पे बीएसएनएल है। ये क्रम भी याद रखिएगा कि बाजार में हिस्सेदारी प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 पे रिलायंस, दूसरे नंबर पे भारती एयरटेल, तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया, चौथे नंबर पे बीएसएनएल और पांचवें नंबर पे एमटीएनएल है। ठीक है, अब इनकी प्रतिशत दिया है कि 36%, 30% ये है। ठीक है, अब एक डेटा और यहाँ महत्वपूर्ण है जिसको ये चार्ट में ही दिखाया गया है। ये चार्ट में कहा गया कि विभिन्न दूरसंचार मंडलों में टेली डेंसिटी, जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा था, टेली डेंसिटी सर्वाधिक कहां पर अभी हमने आपको बताया था, तो सर्वाधिक हमने दिल्ली बताया था। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली का आंकड़ा है 269.86 डेंसिटी का। यानी कि सर्वाधिक टेली डेंसिटी वाले कौन राज्य हैं, जरा कम से कम 3 राज्यों का नाम देख लिया जाए। सबसे ज्यादा टेली डेंसिटी दिल्ली में, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर केरल, ठीक है, चौथे नंबर पे पंजाब और पांचवें नंबर पे तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि टेली डेंसिटी के मामले में केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे कौन है, तो दिल्ली। टोटलिटी में केंद्र शासित और राज्य को मिला के देखा जाए तो भी दिल्ली नंबर 1। केवल राज्य में टेली डेंसिटी सर्वाधिक कहां पे, तो आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। उत्तर पूर्व के राज्यों में, ठीक है, ये हो गया। अब उत्तर पूर्व के राज्यों से पूछा जा सकता है। दूसरी बात कि अगर राज्यों में दूसरे नंबर पे तो केरल है। यानी इस प्रकार से याद कर लीजिए और मिक्सचर याद कर लेंगे तो आपको पूरी बात को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे टोटलिटी में देखेंगे तो दिल्ली नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे केरल सबसे ज्यादा टेली डेंसिटी में है। वहीं पर सबसे कम टेली डेंसिटी की बात करेंगे तो नंबर 1 पे बिहार है। याद रखिएगा, बिहार टेली डेंसिटी के मामले में सबसे कम में है। दूसरा सबसे कम किसका है, उत्तर प्रदेश, और तीसरा सबसे कम कौन है, मध्य प्रदेश। इन बातों को भी याद में रखिएगा। यानी दिल्ली में सबसे ज्यादा टेली डेंसिटी, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पे केरल और सबसे कम टेली डेंसिटी बिहार में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अगले टॉपिक की तरफ चलिए। भारत सहित अधिकांश देशों में 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में एक वृद्धि देखी गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये रिपोर्ट किसने दी, तो ये रिपोर्ट दी है विश्व इस्पात संगठन, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन कहेंगे। इसकी एक नई आंकड़े दिया गया इसके द्वारा और इसमें कहा गया कि पूर्व के वर्ष 2020 से यदि तुलना करें तो 2021 में कच्चे इस्पात में जो उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है वो है 3.7% की। ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। यानी 2020 की तुलना में 2021 में जो उत्पादन वृद्धि हुई है वो 3.7 की हुई है। ये आंकड़ा किसके द्वारा दिया गया, विश्व इस्पात संघ के द्वारा दिया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि संदर्भित वर्ष का मतलब 2021 में जो इसका वैश्विक उत्पादन है वो कितना मिलियन टन है, तो वो 1950.5 मिलियन टन है, जो कि पूर्व के वर्ष 2020 में कच्चे इस्पात का जो कुल उत्पादन था वो 1880.4 मिलियन टन था 2020 में। 1880.4 2021 में कितना हो गया, 1950.5 मिलियन टन। यही वृद्धि कर रहा है कि 3.7% की हुई है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखा। अगला एक चीज याद रखिए कि विश्व इस्पात संघ की जनवरी 2022 में जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि प्रमुख उत्पादक 10 देशों में केवल चीन और ईरान ऐसे 2 देश हैं जहां पर 2021 में इस्पात के उत्पादन में गिरावट देखी गई है। ठीक है, यानी कि
अब यहाँ पर एक चीज बहुत गंभीरता से समझिएगा, इसमें कहा गया कि इस जनवरी 2022 की रिपोर्ट में कहा गया कि जो टॉप 10 उत्पादक देशों में चीन और ईरान दो ऐसे देश हैं जिन्होंने 2021 में उत्पादन में इनकी गिरावट देखी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीन उत्पादन में इस्पात के नंबर 1 पर है, लेकिन 2021 में वहां पर थोड़ी गिरावट देखी गई। दूसरी बात, प्रमुख उत्पादन में जहां पे सर्वाधिक अमेरिका में हुआ, यानी 2021 में इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन कहां हुआ, 21 की बात कर रहा हूं, अमेरिका में। दूसरे नंबर पे भारत में कितनी वृद्धि देखी गई, 17.8% की। ये प्रतिशत भी इंपॉर्टेंट है। जापान तीसरे नंबर पे। यानी कि एक बार और समराइज कर दूं, ये कह रहा है कि जो इस्पात का जो उत्पादन है, कच्चे इस्पात का, उसमें 2021 में टॉप 10 उत्पादक देश जो हैं उसमें चीन और ईरान में 2021 में इन्होंने कम उत्पादन किया, नेगेटिव हुआ। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसने किया, अमेरिका नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे भारत कितने प्रतिशत, 17.8% की वृद्धि 2021 में। और तीसरे नंबर पे जापान। ठीक है, इन बातों को आपने ध्यान में रखा। इसी के साथ एक और रिपोर्ट है कि रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कच्चे इस्पात का जो कुल उत्पादन है वो 18 मिलियन टन रहा। ये 2021 में भारत का कच्चे तेल में उत्पादन कर रहा है। ठीक है, कच्चे इस्पात में। ठीक है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का 6.1% है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 डेटा को भारत के संदर्भ में एक साथ जगह में कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कह रहा है कि 2021 की रिपोर्ट में कहा कि भारत में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन कितना है, 18 मिलियन टन। पहली बात। दूसरी बात, ये 18 मिलियन टन कुल वैश्विक उत्पादन का कितना है, 6.1%। और ये जो 18 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, ये भारत अगर 2021 में देखा जाए तो ये भारत दूसरे नंबर पे ये वृद्धि करने वाला, 17.8% की वृद्धि के साथ भारत दूसरे नंबर पर है। और इसके बाद इसने टोटल उत्पादन कितना किया 2021 में, 18 मिलियन टन। क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। आगे चार्ट के माध्यम से देख लीजिए। आगे चार्ट में कह रहा है कि ये विश्व में जो प्रमुख इस्पात उत्पादक जो राष्ट्र है उनका ये लिस्ट है। देखिए नंबर 1 पे जो विश्व में इस्पात उत्पादक राष्ट्र में नंबर 1 पे कौन है, चीन है, याद रखिएगा। वहीं अब अगर आप अंतिम कॉलम में देखें जिसमें लिखा है 2019 की तुलना में 2020 का उत्पादन वृद्धि प्रतिशत, वहां देख रहे हैं आप निगेटिव दिया हुआ है चीन के साथ। यही पृष्ठ अभी मैं सॉरी, स्वास्थ्य थोड़ा सा इस समय अनुकूल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। डॉक्टर द्वारा यह सजेशन भी है कि लंबी रिकॉर्डिंग ना की जाए, लेकिन इधर तमाम परीक्षाएं की तिथि घोषित है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत आवश्यक भी है और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि आप लोगों तक ये पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि जो विश्व के प्रमुख इस्पात उत्पादक 10 राष्ट्र हैं उसमें नंबर 1 पे चीन है। भले ही 2021 में इसकी ग्रोथ नेगेटिव थी। भारत दूसरे नंबर पर है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे अमेरिका है। यहाँ पे आप टॉप 3 याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। कि यानी इस्पात उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे जापान है। ठीक है, और चौथे पे अमेरिका, और अमेरिका 2000 इस बार के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए अब आगे अगला टॉपिक देखते हैं। कह रहा है कि 2021 के राष्ट्रीय आय के एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान को ध्यान में रखा जाए तो कह रहा है कि 2021 के राष्ट्रीय आय के एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान में, यानी एनएसओ का मतलब क्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात कर रहा है। इन्होंने एक रिपोर्ट दी। ठीक है, और ये रिपोर्ट कब की, तिमाही अक्टूबर से दिसंबर तक की है। और ये जारी कब की गई, तो 28 फरवरी 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इस पर ध्यान रखिए। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2021-22 की तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर 2021 में जीडीपी में 5.4% की वृद्धि का ताजा आंकड़ा बताया गया इस रिपोर्ट में। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या इस रिपोर्ट में कही गई, दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि तीसरी तिमाही रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि 5.4 रहने का संदर्भ वर्ष 2021-22 में, जो अभी हमने जिक्र किया, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि अब 8.9% रहने की अनुमान है। ठीक है, यानी कह रहा है कि अब इसमें जीडीपी में जो वृद्धि है अब वो 8.9% रहने का अनुमान है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको किस बात पे ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो 28 फरवरी 2022 के अग्रिम आकलन में 21-22 में स्थिर मूल्यों पर जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है वो कितना अनुमानित है, 8.9% अनुमानित है। वहीं चालू वर्ष मूल्यों पर वृद्धि 19.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग विभिन्न स्तरों का अलग अलग आंकड़ा देखेंगे। ठीक है, जैसे स्थिर मूल्य 2011-12 पर मूल्य पर अगर आकलन देखें, किसका, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का, किस पर स्थिर मूल्य किस पर निकाला जाता है, 2011-12 पर। अगर इस पर देखा जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है वो कितनी है, 125.5 लाख करोड़ अनुमानित है शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय आय कितना है, 8.8% वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, किसमें, 21-22 में। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कह रहा है कि अगर आप स्थिर कीमत यानी 2011-12 के स्थिर मूल्य पर देखें तो 2021-22 में जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो कितना है, 125.52 लाख करोड़। वहीं आपसे कह रहा है कि स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 2021-22 में जो वृद्धि अनुमानित है वो 8.8% है। वहीं आगे देखें तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में
91,723 रहने का अनुमान है। ठीक है, वहीं अगर इसमें जो वास्तविक प्रति व्यक्ति में जो आय में जो वृद्धि का अनुमान है वो कितना है, 7.8% है। ठीक है, इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगर आप सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की बात करेंगे तो वो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कितना है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वो, और ये किस पर निकाला गया, जीडीपी एट कांस्टेंट 2011-12 के प्राइस पर है, कितना है, 147.72 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरी बात आपको यहां पे ये ध्यान रखनी है कि जो 2021-22 में जीडीपी में 8.9% रहने की संभावना थी, वो 2020-21 में इसमें 6.6 की सिकुड़न हुई थी। ठीक है, तो दो बातें कही गई कि 2021-22 में 8.9% रहने की संभावना है, तो वहीं 2020-21 में इसमें सिकुड़न कितनी थी, 6.6 की थी। दूसरी बात याद रखिए कि कह रहा है कि 7 जनवरी 2022 के पहले अग्रिम अनुमान में 2021-22 में जीडीपी में 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया था, जो अब कितना हो गया है, 8.9% हो गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 7 जनवरी 2022 के पहले जो अग्रिम अनुमान था उसमें 2021-22 में जीडीपी में वृद्धि कितना अनुमान था, 9.2, लेकिन जो वर्तमान में जीडीपी में वृद्धि का अनुमान है वो कितना है, 8.9 है। ठीक है, अब अगला आंकड़ा देखिए, कह रहा है कि 28 फरवरी 2022 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 21-22 में जो कृषि संबंधित क्षेत्र में जो जीवीए में वृद्धि होने वाली है वो कितनी है, 3.3%। ठीक है, वही कह रहा है कि 2020-21 में भी जो वृद्धि हुई थी कृषि में वो भी 3.3% हुई थी। अगर आप विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देखें तो जो जीवीए में वृद्धि इस बार 2021-22 में रहने का अनुमान है वो कितना है, 10.5 रहने का अनुमान है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, कह रहा है कि जो कृषि क्षेत्र में 2020-21 में 3.3% की वृद्धि हुई थी, वही 2021-22 में जीवीए में सर्वाधिक 12.6% वृद्धि का अनुमान किसमें है, खनन में अनुमान लगाया गया। यानी क्या कह रहा है, इसको एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कि 2020-21 में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई वो 3.3% की कृषि क्षेत्र में हुई। ठीक है, कोरोना के कारण। अब कह रहा है कि 2021-22 में जो जीवीए में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है वो कृषि से कहीं अलग खनन और उत्खनन में 12.6% होने का अनुमान है। बात समझ में आ गई होगी। अब अगला देखिए कि मूल्य कीमतों पर जो सकल मूल्य संवर्धन है यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस पे अगर आप बात करेंगे तो 2020-21 में 125.85 लाख करोड़ था, जो दूसरे अग्रिम आकलन 2021-22 में 136.25 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मूल्य कीमतों का सकल यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस जो है वो 2021-22 की 136.25 लाख करोड़ रहने की संभावना है। ठीक है, अगला देखिए, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत होता है, इसीलिए मैं उन फैक्ट पे आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और जो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो फैक्ट तो बहुत है। अगला देखिए, चालू कीमतों पर अभी आपने किस पे देखा था, स्थिर मूल्य पर, और वो स्थिर मूल्य वर्ष कौन सा था, 11-12। अब आप आइए चालू वर्ष पर। चालू वर्ष पर जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है वो कितना रहने का अनुमान है, 236.44 लाख। ठीक है, और ये सब रिपोर्ट किसकी है, एनएसओ की यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की। अब इसके आगे एक चीज याद देखिए, कह रहा है कि 2021-22 में जो जीडीपी में वृद्धि है वो कितनी रहने के अनुमान है, 19.4%। इतनी बात को याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो ये रिपोर्ट है इसमें कह रहा है कि 2021-22 की जो शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी नेट नेशनल इनकम है, और नेट नेशनल इनकम किस पर है, एट ए करेंट प्राइस यानी चालू कीमत पर कितना है, 205.08 लाख करोड़। ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी की दर्ज की गई, तो ये कह रहा है कि 19.3% की वृद्धि दर्ज की गई इस बार। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है चालू कीमतों पर अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार कितनी है, 1,49,848 रहने का अनुमान है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें, वही कह रहा है कि अगर इस प्रकार अगर आप चालू मूल्य कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि देखें 21-22 में तो वो 18.1% रहने का अनुमान है। वहीं अगर आप मूल कीमतों पर सकल संवर्धन की बात करेंगे तो ये कितना है, 213.57 करोड़ रहने का अनुमान है। ठीक है, ये किस पर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस कितना दिया है 21-22 के लिए, दूसरे आकलन में 213.57 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। अगर इसी प्रकार आप चालू मूल्य पर 2021-22 में जीवीए में बात करें तो 18.3% की वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, जो 20-21 में -1.6 थी। इतनी बात को आपको याद रखना होगा। अगला एक चार्ट दिया है जो जीडीपी में वृद्धि से संबंधित है, ये काफी महत्वपूर्ण चार्ट है। 21-22 में कह रहा है कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान यानी कार्यालय एनएसओ है, इसने 2021-22 में भारत में जो जीडीपी का वृद्धि का आकलन किया है वो 8.9% है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने 9.2% रखने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 9%, विश्व बैंक ने 8.7%, संयुक्त राष्ट्र ने 9%, भारतीय स्टेट बैंक ने 8.8% और मूडीज ने 9.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, यानी अगर इन लोगों में बात करें तो सर्वाधिक मूडीज ने 9.3 रखने का अनुमान है।
ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगली रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया, कह रहा है कि विश्व की वर्तमान आर्थिक स्थिति और उसकी संभावनाओं के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक मामलों के विभाग की वर्ष 2022 की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स की जो रिपोर्ट है वो 25 जनवरी 2022 को आई। यानी कह रहा है कि अगर आपसे ये पूछे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट किसके द्वारा आई, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आई और संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक मंत्रालय के मामलों के विभाग द्वारा आई। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि इसमें इसके साथ साथ अंकटाड ने और 5 क्षेत्रीय कार्यालयों ने आयोग ने इसमें सहयोग किया था। किसका? संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों के विभाग का अंकटाड ने और संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोग ने इनका हेल्प किया इस रिपोर्ट को तैयार करने में। अब दूसरी बात इस रिपोर्ट के मामले में देख लीजिए, कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के मामले में 2020 के मामले में अगर देखा जाए तो जो ऋणात्मक वैश्विक वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी? 3.4 और 21 में कह रहा है कि अब ये 5.5 की वृद्धि अनुमान है। किस पर? एक वैश्विक वृद्धि की बात कर रहा है ये। ठीक है, वैश्विक वृद्धि 2020 में -3.4 थी, 2021 में कितना रहने का अनुमान है? 5.5। ठीक है, और दूसरी बात कर रहा है कि 1976 के पश्चात इसकी सर्वोच्च वृद्धि है। ठीक है, यानी -3.4 से अब ये 5.5 पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक मामलों की रिपोर्ट है इसके अनुसार 2020 में भारत में जो जीडीपी का संकुचन था वो 7.1% रह गई थी, जो विश्व में सर्वाधिक थी। यानी जीडीपी में सर्वाधिक संकुचन 2020 में किसका हुआ था? भारत का। और कितना हुआ था? 7.1% का। अब वहीं आगे क्या कर रहा है, इसके साथ ही आगे 2021 की अगर बात की जाए तो जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि 8.3 भारत में अनुमानित है। देखिए अभी आपने संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक सामाजिक विभाग की जो अनुमानित जीडीपी है उसको 9% अभी आपने चार्ट में पढ़ा है, तो यहाँ आप 9% समझिएगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अब जीडीपी में यह अनुमान संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग है और जनवरी 2022 में यह व्यक्त किया गया। ठीक है, तो अभी इन्होंने कहा कि 2021 में सर्वाधिक 9% रहने का भी अनुमान है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन परिस्थितियों में 2021 में जो वैश्विक वृद्धि है वो 5.5% रहने का अनुमान है। अभी आपने समझा, जबकि 2022 में कह रहा है 4%, 2023 में 3.5% रहने का ये संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामले विभाग का ये अनुमान है। यानी 2021 में 5.5, 2022 में 4%, 2023 में 3%। ये वैश्विक वृद्धि दर की बात हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों विभाग की जनवरी 2022 की रिपोर्ट को ध्यान में रखें तो 2021 में जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? तो 4.8। विकासशील राष्ट्रों की वृद्धि दर कितनी थी? 6.4। और दक्षिण एशिया, इन दोनों का ही याद रखिए, ये बस इन्हीं दोनों का, कि जो विकसित देश हैं उनकी 4.8 और विकासशील देशों की 6.4। ठीक है, ये बात आपने ध्यान दे दी। अब अगला एक महत्वपूर्ण इसमें दिया है कि प्रमुख देशों और क्षेत्रों में 2021 में सर्वाधिक 9%, देखिए यहाँ 9% दिया है, 9% वृद्धि भारत और उसके पश्चात 7.8 वृद्धि चीन की है। यानी कह रहा है कि जो 2021 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की वो भारत की 9% और चीन दूसरे नंबर पर है 7.8, इसीलिए भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा गया। ठीक है, 2021 और वहीं 2020 में सबसे ज्यादा संकुचन भी भारत में हुआ था, कितने प्रतिशत का? 7.1 का, और 2021 में 9% की वृद्धि का भी अनुमान है। इतनी बातों को आपने समझ लिया। अब आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, कह रहा है कि अगर विकसित देशों की जीडीपी 2020 में 4.8 का संकुचन हुआ था, 21 में कह रहा है 4.8% अनुमानित है, वहीं विकसित राष्ट्र 2022 और 23 में क्रमशः 3.7 और 2.5 है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे जो महत्वपूर्ण है ये है विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में अगर 2016 में संकुचन देखेंगे तो 1.6% और 2021 में अगर केवल विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये अनुमान वृद्धि कितनी है? 6.4। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं 2022-23 में अगर विकासशील देशों की जीडीपी में वृद्धि का अनुमान देखें तो क्रमशः 4.5 और 4.7 है। इतनी बातों को ही केवल आपको ध्यान में रखना होगा। इतने डेटा आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो आपके दृष्टिकोण से है उसको मैं यहाँ इलेबोरेट कर रहा हूँ। यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट उसमें बताया गया कि 2021 में भारत में जीडीपी की वृद्धि 9% इसमें अनुमानित की गई है, जो प्रमुख राष्ट्रों में सर्वोच्च होगी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई। और इन्होंने 21 में तो 9% बताया, 22 में कितना बताया भारत का? 6.7 और 2023 में कितना बताया? 6.1। इस डेटा को तो बिल्कुल नहीं भूलना है कि अगर रिपोर्ट ने 2021 में 9% जीडीपी में वृद्धि, 2022 में जीडीपी में वृद्धि 6.7% अनुमानित है और 2023 में 6.1% जीडीपी में वृद्धि अनुमानित है। अब 2020-21 के राष्ट्रीय आय संबंधित संशोधित आकलन, तो इससे अपडेट आंकड़ा भी आपने पीछे पढ़ लिया और इससे तुलना भी कर लिया आपने, तो इसलिए इसको आगे बढ़ा देना हम लोगों को। अगला टॉपिक देखिए जो महत्वपूर्ण है, अगला क्या है कि विश्व के सबसे बड़े स्वतंत्र व्यापार समझौते
हुए, उसका नाम क्या रखा गया, आरसीईपी लागू हो गया। क्या कह रहा है कि आसियान के 10 सदस्य और 5 अन्य सदस्य यानी टोटल 15 सदस्य के बीच नवंबर 2020 में एक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी हुई, जिसको कहा गया रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया आरसीईपी। वो लागू हो गया। अब ये लागू कब से माना जाएगा, तो ये लागू माना जाएगा ये समझौता 1 जनवरी 2022 से। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बैकग्राउंड को देख कह रहा है कि अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते के लिए इन देशों के बीच वार्ता नवंबर 2011 में आसियान वाली शिखर सम्मेलन से शुरू हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो समझौता 1 जनवरी 2022 को अब लागू हो जाएगा, इसकी प्रिपरेशन कब से चल रही थी, यानी इस पर वार्ता कब से चल रही थी, तो 2011 के आसियान शिखर सम्मेलन के समय से चल रही थी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात भारत के संदर्भ में है कि इस वार्ता में भारत ने शुरू में शामिल था, किंतु समझौते को भारत के हित में न मानते हुए 2019 में इस वार्ता से वो बाहर हो गया। ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो आसियान के 10 देश और 5 अतिरिक्त देशों की बात अभी आपने पढ़ी, जिसमें 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में आसियान प्लस 15 भी कहते हैं। यानी आसियान का मतलब 10 और प्लस 5 का मतलब 15, यानी उसको आसियान प्लस 5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस समझौते पर हस्ताक्षर 15 नवंबर 2022 को किए गए थे। अब लागू कब से होगा, 1 जनवरी 2022 से। अब कह रहा है कि ये 10 आसियान देश हैं और 5 जो अतिरिक्त देश हैं उनकी मैं चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि 10 आसियान देश तो आप सबको मालूम होगा। जो 5 अतिरिक्त देश हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है दक्षिण कोरिया और 5वां है न्यूजीलैंड। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 5 अतिरिक्त देश में ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब इसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि विश्व की लगभग 2.3 अरब जनसंख्या, जो विश्व की 30% से अधिक है, तथा वैश्विक जीडीपी में जिसका 30% योगदान है, इस बड़े व्यापार समझौते के दायरे में। यानी ये जो 15 देश हैं, इसमें जो पॉपुलेशन 2.3 अरब है, वो विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 30% है, और जो इसका वैश्विक जीडीपी में योगदान है वो भी 30% है। ये बात बता रहा है। ठीक है, इससे ये बताना चाह रहा है कि इन देशों की जो आपसी व्यापारिक है वो वैश्विक व्यापार का 1/4 है, यानी बहुत बड़ा ये एग्रीमेंट हो रहा है इन देशों के बीच में। और दूसरी बात ये याद रखिए कि इस समझौते की दृष्टि से में अगर एशिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था को देखा जाए जो इसमें शामिल हो रही है, वो है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ रहे हैं। और भारत 2019 में आपने ये पढ़ लिया था, ये बाहर हो गया। क्यों बाहर हुआ था, इसकी यह आशंका थी कि भारत अपने प्रशुल्क को घटाने होंगे और साथ ही साथ इससे भारतीय व्यापार में चीनी माल की भरमार हो जाएगी, इसलिए इससे भारत हट गया। अब एक बात और याद रखिए कि अंकटाड का एक आकलन है। क्या आकलन है कि इससे इस अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार हुआ है उससे प्रशुल्क में 90% की कटौती अगले 20 वर्षों में विभिन्न चरणों में होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगली बात, इससे इस क्षेत्र के व्यापार में लगभग 42 अरब डॉलर की वार्षिक वृद्धि होगी। साथ ही साथ यह क्षेत्र के वैश्विक व्यापार का एक धुरी बनेगा, यह भी आकलन किया गया है। ठीक है, आइए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है एनपीए की बोझ को कम करने के लिए एक बैड बैंक की शुरुआत की गई है। क्या है कि कर्ज में डूबे एनपीए, यानी एनपीए का मतलब जो कर्ज में डूबे हुए बैंक हैं, उन उलझनों को, उन बैंकों को हटाने के लिए एक नेशनल स्टेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NARCL, व स्टेट्स मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित इंडिया डेब्ट्स रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IDRCL, की अपने कामकाज के संबंधित मंजूरी रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्राप्त हो गई। यानी इनको मंजूरी किसकी मिली है, रिजर्व बैंक की मिली, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है कि ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रमुख कार्य क्या है कि बैंकों से उनके एनपीए खाते खरीदना और अपने स्तर पर इसका निस्तारण करना। इस कारण इन्हें देश का पहला बैड बैंक के रूप में कहा गया। बैड बैंक क्यों, क्योंकि भैया एनपीए को परचेज करेगा, उसका निस्तारण करेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बैड बैंक। ठीक है, अब आगे एक बात और याद रखना है इसमें महत्वपूर्ण, जो है कि बैड बैंक में जो हस्तांतरण के साथ ही संबंधित बैंक को बकाया राशि का 15% प्राप्त हो जाएगा। बाकी राशि का भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के शर्त के सिक्योरिटीज के रूप में मिलेगा। कि भारत में गठित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NARCL, और इंडिया डेब्ट्स रिसोल्यूशन कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IDRCL, ये पहले ऐसे बैड बैंक हैं। इनको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये बैड बैंक कौन है इनमें से ये पूछ ले, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की जो इक्विटी है उसमें 51% की हिस्सेदारी जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है, वहीं पर डेब्ट रिसोल्यूशन कंपनी में 51% की हिस्सेदारी निजी बैंकों की है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला कहा गया कि 2021 में भारत में जो विदेशी व्यापार है उसके बारे में, तो कह रहा है कि जो 2021-22 के वित्तीय दौर में, उस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था से निकल चुकी है, जिससे देश के वस्तुगत निर्यातों और आयातों में तीव्र वृद्धि हुई। यानी ये कह रहा है कि इसके पहले जो कोरोना के समय में अर्थव्यवस्था में काफी उतार चढ़ाव था, अब वो 2021 में उस स्थिति से वो आगे बढ़ चुकी है। आइए जरा इसको चार्ट के माध्यम से इस पूरे स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, तो और ये बात क्लियर हो जाएगी। जितनी बातें ये कही गई ये चार्ट के माध्यम से और स्पष्ट हो जाएंगी। ये एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, आइए इस चार्ट को समझ लीजिए तो पूरी बातें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। पहला दिया है व्यापार में निर्यात। ठीक है,
निर्यात में आप सबसे लास्ट वाले कॉलम में, यानी जिसमें 2021-22 दिया है, उसमें देखिए तो निर्यात कितना लिखा है, 301.38 अरब डॉलर। ठीक है, यानी कि अप्रैल दिसंबर में जो रिपोर्ट आई उसमें 2021-22 में निर्यात कितना बताया गया, 301.38 का निर्यात होगा। ठीक है, अब वही इसी अप्रैल दिसंबर में 2020-21 में कितना निर्यात था, 201.38 था। ठीक है, और 2019-20 में कितना था, तो 238.27 था। अब आप 2021-22 वाले कॉलम में, इसी में आप नीचे देख रहे होंगे, लिखा है 301.38 के नीचे 49.66 और उसके सामने स्टार लगा है। इस स्टार का मतलब यह है कि अगर हम 2021 से 2020-21 से 21-22 की तुलना करें तो 49.66% की वृद्धि हुई है। यानी क्या कह रहा है कि 201.38 से जो 301.38 हुआ है, ये हमारी जो वृद्धि हुई है, ये हुई है 49.66 की प्रतिशत की। वहीं जो नीचे जिसके 26.49 एट द रेट दिया है, ये वृद्धि का आकलन 2019-20 से 21-22 का है। यानी कह रहा है कि 238.27 से जो वृद्धि 301.38 हुई है, वो कितनी हुई है, 26.49 की हुई है। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार आप आगे समझ लीजिएगा। आयात में कह रहा है कि 21-22 में कितना आयात हुआ, तो 443.82। 2020-21 में इसी समय में, यानी अप्रैल दिसंबर में 262.76 था। 19 में कितना था, 364.18। अब अगर 20-21 से 21-22 की प्रतिशत वृद्धि देखें तो 68.91 है। अगर 2019-20 से और 20-21-22 की प्रतिशत वृद्धि देखें तो 21.87 है। ठीक है, ये बात हो गई आयात और निर्यात की। अगर वहीं व्यापार शेष की बात करें तो इस बार 2021-22 में कितना है, -142.44 है। और अगर 2020-21 की बात करें तो -61.38 था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेवाओं के निर्यात की बात करें तो 2021-22 में कितना है, 177.68। 2020-21 में कितने थे, 150.09। और 2019-20 में कितनी सेवा क्षेत्र में निर्यात थी, 160.13। अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करें, 2020-21 से 21-22 की जो प्रतिशत वृद्धि है वो 18.39 है। 2019-20 से जो 21-22 की प्रतिशत वृद्धि है वो सेवा क्षेत्र में निर्यात की 10.96 है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इस चार्ट को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि जो कुल निर्यात की अगर हम बात करें विदेशी व्यापार की, तो कह रहा है कि यानी कुल विदेशी व्यापार की बात कर रहा है, मैंने वस्तु और सेवाओं का मिलाकर कुल कह रहा है, तो कुल निर्यात जो हुआ था वो कितना हुआ था 21-22 में, 479.07, 479.07। ठीक है, यानी 479.07 का जो ये अरब डॉलर, यानी कि 479.07 अरब डॉलर का कुल निर्यात हुआ था किसमें, 21-22 में। वहीं अगर आप 20-21 में देखें तो 351.47 का हुआ था। और अगर आप 19-20 में देखें तो कितना का हुआ था, 398.41 का हुआ था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप अगर कुल आयात की बात करें, हाँ, अब ये जो प्रतिशत दिया है 36.31, ये 2020-21 से 21-22 में जो कुल निर्यात में वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 36.1 की। वहीं 2019-20 से 21-22 में जो कुल निर्यात की वृद्धि हुई वो 20.25 की हुई। इसी प्रकार कुल आयात में देखें तो 2021-22 में 547.12 अरब डॉलर, 2020-21 में 347.76 और 19-20 में 461.42। अगर वही 20-21 के 21-22 में अगर वृद्धि की बात देखें तो 57.33 कुल आयात में वृद्धि हुई। वहीं अगर 19-20 से 21-22 की कुल आयात की बात करें तो वृद्धि जो हुई है वो 18.57 की हुई। और कुल व्यापार शेष की बात करें तो 2021-22 में -68.06। ठीक है, और वहीं 2020-21 में 3.70 है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आइए अगला भारत में विदेशी ऋण की बात कर लें। ठीक है, कह रहा है कि जो भारत में विदेशी ऋण की बात अगर करें तो वित्त मंत्रालय ने 1 सितंबर 2021 के अंत में भारत में कुल विदेशी ऋण बताया कितना है, 593.1 अरब डॉलर। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया आंकड़ा है, तो ये वित्त मंत्रालय ने सितंबर 2021 के अंत के अनुसार ये दिया कि भारत का जो विदेशी कुल ऋण है वो कितना है, 593.1 अरब डॉलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिसंबर 2020 में 563.5 था अरब डॉलर था, जून 2021 के अंत में 570.8 अरब डॉलर था। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको किस बात का ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि संरचना की दृष्टि में सितंबर 2021 के अंत में कुल 593 अरब डॉलर 1 डॉलर का विदेशी ऋण, अभी आपने देखा, कह रहा है कि इसमें विदेशी ऋण में सर्वाधिक 36.9% विदेशी वाणिज्य उधारी है। यानी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कह रहा है कि जो अभी आपको बताया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा कि सितंबर 2021 में जो टोटल विदेशी ऋण वो कितना है, 593.1 अरब डॉलर। इसमें जो सबसे ज्यादा विदेशी ऋण है वो 36.9% के साथ विदेशी वाणिज्य उधारियों का है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या है, तो वो है एनआरआई जमाओं का 23.9%। तीसरे स्थान पर अल्पकालिक व्यापार साख है, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट टर्म ट्रेड कहते हैं, क्रेडिट, वो कितना 16.4। तो ये पूछा जा सकता है कि कुल 593 है तो इसमें कम से 3 कौन कौन सा योगदान है इस ऋण में। तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार वाणिज्यिक उधारी है, दूसरे नंबर पे एनआरआई की जमाएं हैं, तीसरे नंबर पे अल्पकालिक व्यापार साख है। ठीक है,
निश्चित तौर पे आप इसको समझ गए होंगे। आगे एक चार्ट है, उसको समझ लीजिए। देखिए चार्ट में क्या कर रहा है कि विदेशी ऋण संबंधी जो आंकड़े हैं उसको एक दृष्टि में चार्ट में कर रहा है। तो कह रहा है कि कुल विदेशी ऋण आपने जान लिया कि 593.1 अरब डॉलर। इसमें दीर्घकालिक ऋण कितना है? 492.5 अरब डॉलर। अगर कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का हिस्सा माना जाए तो वो कितना है? 83%। अल्पकालिक ऋण का तो अल्पकालिक ऋण कितना है? तो 100.6 अरब डॉलर है। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा कितना है? तो 17% है। और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण कितना है? तो 21.1% है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर मुद्राओं की दृष्टि से अगर विदेशी ऋण की संरचना में देखें तो डॉलर में 51% ऋण है, रुपए में 32.2% है। इन दो बातों को याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग आगे देखते हैं, आगे टॉपिक। अगला टॉपिक है कि एयर इंडिया का पूर्व स्वामित्व जो है वो पुनः किसके पास चला गया है? टाटा कंपनी के पास चला गया है। आइए देखते हैं। 27 जनवरी 2022 को विमानन एयर इंडिया की टाटा समूह को बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो गई। कब? 27 जनवरी 2022 को। अब कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी में 100% हिस्सेदारी टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड की हो गई है। तो ये टैलेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किससे, तो इसको याद रखिएगा, इसी को ये पूरा हस्तांतरित हुआ और ये पूरा टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। दूसरी बात आपको यहाँ क्या याद रखनी है कि इस टेक ओवर में सर्वोच्च कीमत जो है 18,000 करोड़, 100 नहीं है यहाँ पे, 18,000 करोड़ की जो बोली लगाई थी वो टाटा सन्स की टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई थी। अब इस 18,000 करोड़ में ये बात हो गई। इस धनराशि में 2,700 करोड़ रुपए सरकार को मिला, जबकि जो बाकी का 15,300 करोड़ रुपए है वो एयर इंडिया व एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड के कर्ज की जिम्मेदारी टैलेस को ली, यानी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड जिसने इसको परचेज किया है उसने कहा कि भैया 15,300 करोड़ रुपए हमको चाहिए जो इनके कर्ज को चुकाना है, तो और उसके अतिरिक्त जो आपको 2,700 करोड़ रुपए होता है वो आप रख लीजिए, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, कह रहा है कि एयर इंडिया के ऊपर बकाया कुल कितना है? तो 60,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 15,300 करोड़ रुपया का दायित्व टैलेस ने लिया। शेष कर्ज का दायित्व, अदायगी का दायित्व इसके लिए गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एयर इंडिया होल्डिंग्स करेगा, जो इसकी स्थिर परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करके इसका कर्ज को चुकाएगा, ठीक है। इन बातों को आपको इसमें मोटा मोटा ध्यान में रखना था। और भी कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे अब इसके बारे में थोड़ा सा, एयर इंडिया के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि एयर इंडिया के इस हस्तांतरण से 69 वर्ष पूर्व एक बार फिर से एयर इंडिया की घर वापसी हुई। क्या मतलब है भाई इसका? कह रहा है कि ये विमानन कंपनी 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस से के नाम से इसको शुरू किया था, ठीक है। इसका बैकग्राउंड है 1932 में जेआरडी टाटा ने इसको टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी विमानन सेवाएं रोक दी गई थी, बाद में विमानन सेवाएं बहाल की गई और 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। और स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में इसकी 49% हिस्सेदारी सरकार ने ले ली थी और बाद में 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी इसका राष्ट्रीयकरण 1953 में, जिससे यह सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हो गई और अब 2022 में यानी कि 69 ईयर्स बाद पुनः ये टाटा के पास वापस पहुंच गई। अगला देखिए, विश्व में स्वर्ण परिषद की गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि विश्व स्वर्ण परिषद ने 21 जनवरी को दुनिया भर में स्वर्ण की खपत को लेकर गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 जारी कर दिया गया है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत स्वर्ण की खपत प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई है। याद रखिएगा इस फैक्ट को। अगली बात आपको क्या याद रखनी है कि रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण की कुल खपत 2020 में 3,658.8 मीट्रिक टन हो गई थी, जो बढ़कर 2021 में 4,021.3 मीट्रिक टन हो गई है, ठीक है। याद रखिएगा कि 2021 में कितने मीट्रिक टन स्वर्ण की खपत हो गई है? तो वो 4,021 टन, ठीक है। अगर बात की जाए कि वृद्धि कितनी हुई, तो कह रहा है कि इस अवधि में, यानी कि कह रहा है कि अगले पॉइंट में कह रहा है कि इस प्रकार स्वर्ण की वैश्विक मांग में 10% से अधिक वृद्धि हुई। वहीं इस अवधि में अगर भारत की खपत को देखा जाए तो स्वर्ण की खपत 78.6% की वृद्धि हुई इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर से मैं कह रहा हूं कि कह रहा है कि वैश्विक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वर्ण की मांग में 10% की वृद्धि हुई, वहीं अगर भारत की इस अवधि में देखा जाए तो स्वर्ण की खपत में 78.6% की वृद्धि हुई। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व स्वर्ण परिषद की आंकड़ों के अनुसार भारत में स्वर्ण की कुल खपत 2020 में 446 टन थी, जो 2021 में बढ़कर कितनी हो गई? 797.3 टन रही। वहीं 2022 में यह खपत 850 टन पहुंचने की संभावना इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई। अब ये आपने भारत की रिपोर्ट देख ली। अभी वैश्विक आपने कितना देखा था 2020 में? 3,658.8 मीट्रिक टन, जो 2021 में वैश्विक कितना था? 4,021.3 मीट्रिक टन। वहीं भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 2020 में 446 टन, 2021 में 797.3 टन और 2022 का जो आंकड़ा है वो 850 टन का संभावना व्यक्त की गई। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखिए, कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में आभूषणों के लिए जो स्वर्ण की खपत है वो 2020 में 315.9 टन थी, जिसमें 93% की वृद्धि के साथ 2021 में यह आंकड़ा 610.9 टन हो गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखना होगा। और निवेश के दृष्टिकोण से कितने टन रही? तो ये अब 21 में
186.5 टन हो गया है। अब आगे देखिए, आगे है भारत में मसालों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि। तो याद रखिएगा, इस संबंध में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने 21 दिसंबर 2021 को एक कार्यक्रम में बताया कि 2014-15 में देश में मसालों का कुल उत्पादन जो था वो 67.64 लाख टन था, जो कि 2021-22 में 106.79 लाख टन हो गया है। तो आपको क्या याद रखना है, पहली मोटी-मोटी बात तो ये याद रखनी कि 2000 ये सॉरी ये इसको ये करेक्ट कर लीजिए, इसको यहाँ मैं कराना भूल गया हूँ। यहाँ जो 21-21 दिया है इसको आप 20-21 कर लीजिए, ठीक है। 20-21 में जो कुल बताया गया मसालों का उत्पादन वो कितना है, 106.79 लाख टन, ठीक है। और वहीं 2014-15 में देश के मसालों का कितना था, 67.64। तो आपको याद क्या रखना है कि 2020-21 में जो मसालों का कुल उत्पादन है वो 106.79 लाख टन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इस अवधि में मसालों के अंतर्गत जो बुआई क्षेत्र था वो 32.2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया है, 45.2 लाख हेक्टेयर। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि भारत के कृषिगत उत्पादों में निर्यात में यदि सबसे बड़ी निर्यात है कृषि क्षेत्र में तो वो है समुद्री उत्पादों का, ये पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे गैर बासमती चावल का है वह, इसके बाद बासमती चावल के पश्चात मसालों का चौथा है स्थान है, जबकि बागवानी उपजों में निर्यात में से प्राप्त होने वाले राजस्व में 41% मसालों का योगदान है। यानी आप ये याद रखिए कि कृषिगत उत्पादों के निर्यात में सबसे ज्यादा समुद्री उत्पाद, दूसरे नंबर पर गैर बासमती चावल है, ठीक है। और उसके बाद बासमती चावल के बाद चौथे नंबर पे कौन है, मसाला है। और अगर बागवानी के निर्यात में मसाला का राजस्व देखा जाए तो 41% का योगदान है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगला टॉपिक देखते हैं। SPMCIL ने नासिक और देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन का शुभारंभ किया है। क्या है भाई, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SPMCIL। इसने अपने करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्टैब्लिश की है, ठीक है। कहां कहां पर, नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में। अब देखिए आगे बता रहा है कि भारत में बैंक नोटों की छपाई और आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक मध्य प्रदेश के देवास में, दूसरी महाराष्ट्र नासिक में जो SPMCIL के स्वामित्व वाले हैं, तीसरा कर्नाटक के मैसूर में, चौथा पश्चिम बंगाल के सालबोनी में जो भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL के स्वामित्व में है, ठीक है। यानी ये 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अब चर्चा में है। वहीं अगर बात SPMCIL की बात करें, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म अभी आपने क्या पढ़ा था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये एक भारत सरकार की स्वामित्व वाली मिनी रत्न कंपनी है जो मुद्रा और बैंक नोट, सुरक्षा कागज, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा, चेक, बॉन्ड, वारंट, सुरक्षा सुविधाओं के साथ विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही आदि स्मारक सिक्के, पदक, सोने व चांदी के शोधन, कीमती धातुओं की परख के निर्माण का उत्पादन करने में लगी हुई है। और ये कैसी कंपनी है, तो ये मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। आगे देखिए, महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सर्वाधिक। कर है अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME की संख्या में सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो तमिलनाडु है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है, तमिलनाडु। और राजस्थान किस पे है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं। कह रहा है कि जो अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाली जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम है यानी जिसको MSME कहते हैं, ठीक है, जो किसके स्वामित्व वाली हैं, अनुसूचित जातियों के उद्यमों के, उसमें नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान है। और चौथे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। और 5वें नंबर पे कौन सा राज्य है, तो 5वें नंबर पर आपका कर्नाटक है और 6वें नंबर पे पंजाब है। तो आपको 5 नाम याद रखना है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पे कौन है, कर्नाटक है और 6वें पे पंजाब है, ठीक है। और कह रहा है कि जो सामान्य MSME है उनकी समग्र राष्ट्रीय संख्या में जो अनुसूचित जाति के उद्यमी वाले जो MSME है उनका अनुपात कितना है, 6% इनका अनुपात है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है कि अमेरिकी बैंक JP मॉर्गन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला पहला बैंक बन गया। क्या है, कह रहा है कि JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाली ये पहली बैंक बन गई है, ठीक है। अब इसने JP मॉर्गन चेज कंपनी ने जो अमेरिका की है, इसने एक लॉन्च बनाया है। इस लॉन्च में भारत बाघ का अवतार और बैंक के CEO जेमी डिमोन की एक डिजिटल छवि भी है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि ये जो मेटावर्स सैद्धांतिक रूप से ठीक है, जहां पर इसने स्टैब्लिश किया है, यहां पर सैद्धांतिक रूप से इंटरनेट का भविष्य है। एक 3D वर्चुअल दुनिया जहां लोग सेंसर, लेंस और अन्य गैजेट्स का प्रयोग करके बातचीत करने में सक्षम होंगे, ठीक है। यानी आपको यह याद रखना है कि एक अमेरिकी बैंक है जिसका नाम JP मॉर्गन है। JP मॉर्गन ने मेटावर्स में एक लॉन्च यानी दुकान स्थापित किया है जिसमें एक डिजिटल दुनिया से जुड़ा है जो इंटरनेट का भविष्य है, जहां पे 3D वर्चुअल दुनिया के लोग सेंसर, लेंस और अन्य गैजेट से आपस में बात करेंगे। अगला है, नेपाल भारत का UPI प्रणाली अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 17 फरवरी 2022 को कहा कि नेपाल भारत का UPI प्रणाली
को अपनाने वाला पहला देश बन गया है और कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, यानी ये जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है इसका शॉर्ट नाम क्या है, एनपीसीआई। ठीक है, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनआईपीएल ने सेवाएं प्रदान करने के लिए दो लोगों के साथ एक समझौता साझेदारी भी की। किसके साथ? एक गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीपीएस, और दूसरा है मनम इन्फोटेक के साथ। अब इन दोनों के साथ किसने साझेदारी कर ली? एनआईपीएल ने। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से जो जीपीएस है वो नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है और दूसरा मनम इन्फोटेक जो है वो नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तैनात करेगी। ठीक है, दोनों की बातें भी क्लियर हो गई ये क्या है, और इसके द्वारा जो है रियल टाइम पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट और P2P का मतलब क्या होता है, पर्सन टू पर्सन लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और एक बात और कही गई कि यूपीआई ने 2021 में 940 अरब डॉलर के 3900 करोड़ वित्तीय लेन देन के सक्षम बनाया है और जो भारत के जीडीपी में 31% के बराबर है। अगला टॉपिक, कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार मिला है। कहा कि भारत सरकार की महारत्न कंपनी है कौन? कोल इंडिया लिमिटेड को भारत का सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार 19 फरवरी 2022 को मिला। इसमें याद रखिएगा कि कोल इंडिया को यह सम्मान कलकत्ता के यानी कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एसोचैम द्वारा। कहां पर? कलकत्ता में। क्या अवार्ड का नाम था? एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड। किसको मिला? कोल इंडिया को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे आपको यह बात ध्यान रखनी है कि दिया है कि गौरतलब है कि कोल इंडिया के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल, पहली बात तो याद होगी कोल इंडिया के चेयरमैन कौन? प्रमोद अग्रवाल का नाम जाने माने संगठन स्टार्टअप लेंस द्वारा जनवरी 2022 में भारत के शीर्ष 40 सीईओ की सूची में भी शामिल किया गया था। ठीक है, आगे अगला है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021। इसमें कहा गया कि हुरून इंडिया के द्वारा जो वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई 21 में भारत में डॉलर करोड़पतियों के परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 21 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है। ठीक है, डॉलर करोड़पतियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि कम से कम INR 7 करोड़ या उसको 1 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाले परिवार को डॉलर करोड़पति घर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए कि ऊपर जो कहा गया कि डॉलर क्या कहा गया कि 2021 में भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 21 में 11% बढ़कर 4,58,000 घर हो गई है। ये जो डॉलर करोड़पति घर है ना, परिवार है, इनका क्राइटेरिया क्या है वो दूसरे पॉइंट में दिया है कि कम से कम INR 7 करोड़ यानी आपके पास कम से कम INR 7 करोड़ की कुल आपके पास परिवार के पास इंडिविजुअल कैपेसिटी इतनी संपत्ति हो या उसको 1 मिलियन डॉलर भी के इक्वल है, इतनी अगर होगी तो आपको डॉलर करोड़पति घर की श्रेणी में आप होंगे। इनकी संख्या में 11% की बढ़ोतरी और कितने घर हो गए? 4,58,000। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा कि रिपोर्ट के आकलन के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या अगले 5 वर्षों में 30% बढ़कर 2026 तक 6 लाख घरों तक पहुंच जाएगी। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद भारत की अधिक से अधिक संपत्ति आबादी में शीर्ष 1% के पास चली गई है। यह भी बात आपको याद रखनी होगी। दूसरी बात, इन बीच सबसे अधिक करोड़पति वाले जो शहर हैं उनकी सूची भी आ गई। इसमें मुंबई नंबर 1 पर है, इसमें 20,300 करोड़पति परिवार। दूसरे नंबर पे दिल्ली है जिसमें 17,400 करोड़पति परिवार। तीसरे नंबर पे कोलकाता है जिसमें 10,500 करोड़पति वाले परिवार हैं। यानी 3 शहरों का भी नाम है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। इसके बाद आप देखिए इस रिपोर्ट में 350 भारतीय करोड़पति यानी जिनके पास 1 मिलियन डॉलर की निजी संपत्ति है किए गए सर्वेक्षण पर यह आधारित है। यानी 350 भारतीय करोड़पति, इस पर यह आधारित रिपोर्ट है। ठीक है, अब आगे चलिए। अगला कह रहा है कि भारत का पहला संदेशवाहक पॉप्स। ठीक है, अब क्या करा कि भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान और फाइनेंस प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने जनवरी 2022 में भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक इंटेलिजेंस मैसेंजर पॉप्स पेश किया है। ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया? ये पेटीएम मनी के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट है कि SBI का फार्मोसा बॉन्ड करा कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने जनवरी 2022 में 30 करोड़ डॉलर के फार्मोसा बॉन्ड को जारी करने के साथ इंडिया INX गिफ्ट IFSC पर जारी करने की सूचीबद्ध भी कर दिया। यानी मतलब दो बातें हैं क्या? एक तो 30 करोड़ डॉलर के फार्मोसा बॉन्ड को जारी किया, साथ ही साथ इंडिया INX गिफ्ट IFSC पर जारी करने के लिए सूचीबद्ध भी किया। ठीक है, दूसरी बात ध्यान में क्या रखना है
तो दूसरी बात यह कि ऋणदाता एसबीआई फॉर्मेसा बॉन्ड के माध्यम से धन एकत्र करने वाली पहली भारतीय बैंक बन जाएगी। ठीक है, यानी ये जो ऋणदाता एसबीआई है वो फार्मोसा बॉन्ड जारी कर धन एकत्रित करने वाला पहला बैंक हो जाएगा। दूसरी बात यह याद रखनी है कि फार्मोसा बॉन्ड जो है वो ताइवान में जारी किया जाने वाला एक बॉन्ड है। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि एसबीआई का पहला जारी करता है जिसने ग्रीन बॉन्ड को नवंबर 2021 में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से सूचीबद्ध किया था, जिससे दोनों एक्सचेंजों द्वारा दर्ज किया गया था। ठीक है, यानी ग्रीन बॉन्ड भी एसबीआई द्वारा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, और अब फार्मोसा बॉन्ड जो ताइवान से संबंधित है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है आपको। आगे अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत और जापान के बीच में स्वैप व्यवस्था का नवीकरण। ठीक है, अब देखिए भारत और जापान के बीच में जो स्वैप व्यवस्था का नवीकरण है उसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था, जिसको बीएसए कहते हैं, यानी बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट जिसका फुल फॉर्म है, इसके तहत ये किया गया। इसका आकार क्या होगा, ये 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इसका आकार होगा। दूसरी बात ये याद रखनी है कि बीएसए एक दो तरफा व्यवस्था है जहां दोनों प्राधिकरण अमेरिकी डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं को स्वैप कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ क्या महत्वपूर्ण है कि वास्तविक द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था यानी बीएसए पर 2018 में बैंक ऑफ जापान और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे आपको, अब अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो हुरून ग्लोबल लिस्ट 2022 है, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि हुरून ग्लोबल लिस्ट में 2557 कंपनियां और 69 देशों से 3381 अरबपतियों का स्थान दिया गया है। और अगले पॉइंट में कह रहा है कि भारत के 215 अरबपतियों के साथ सूची में दुनिया में अरबपतियों के मामले में इसका तीसरा स्थान है। यानी क्या कर रहा है कि इस लिस्ट में 2557 कंपनियां 69 देश से 3381 अरबपतियों को स्थान दिया गया, जिसमें 215 अरबपतियों के साथ भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। अब आइए दुनिया के 110 अरबपतियों की लिस्ट देख लेते हैं। क्या है, नंबर 1 पर दुनिया के शीर्ष 10 अरबपति कौन है? नंबर 1 पर एलन मस्क है। एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के ओनर है और इनका मूल्य कितना है? 205। ठीक है, दूसरी यानी 205 बिलियन डॉलर। दूसरा है जेफ बेजोस, ये अमेजन के हैं, इनका मूल्य कितना है? 188 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट है जो किससे संबंधित है? LVMH मोइट से संबंधित है, इनका कितना है? 153। चौथे पे बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के, मूल्य कितनी है? 124 बिलियन डॉलर। ये आपने 4 देख लिए, जिसमें आप कम से कम एलन मस्क और जेफ बेजोस का जरूर याद रखिएगा और बिल गेट्स का। उसके बाद 9वें नंबर पे मुकेश अंबानी आते हैं, यानी टॉप 10 में एक स्थान भारतीय कंपनी का भी है, वो है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के। इनका मूल्य कितना है इनकी कंपनी का? तो वो है 103 बिलियन डॉलर। ये याद रखिएगा, इनका क्रम भी याद रखिएगा, इनका कितना, इनकी कंपनी का क्या मूल्य है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप चलिए बागवानी उत्पादन 2020-21 के तीसरे अग्रिम अनुमान में। ठीक है, अब इसमें आपको किस बात पे ध्यान रखना है कि केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व में किसान हितैषी नीतियों और किसानों की अथक मेहनत और वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण 2020-21 में बागवानी में रिकॉर्ड 331.05 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये याद रखना है कि 2020-21 में बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन कितना होने का अनुमान है? 331.05। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि 2019-20 की तुलना में 10.6 मिलियन टन यानी प्रतिशत के हिसाब से 3.3% वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, इतनी बात को आपको इसमें याद रखना है। अब आगे आप सब्जियों के उत्पादन को देख लीजिए, तो कह रहा है कि सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो इस बार 197.2 मिलियन टन यानी वृद्धि कितनी होने की संभावना है? 4.8। वहीं प्याज की बात करें तो प्याज का उत्पादन इस बार कितना, यानी कि ये 2020-21 में क्या कितना होने का है? तो 26.8 मिलियन टन। ठीक है, वहीं आलू की बात की जाए तो आलू का कितना रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है? 54.2 मिलियन टन। टमाटर की बात की जाए तो कितना होने का अनुमान है 20-21 में? 21.1 मिलियन टन। ठीक है, तो ये इतनी बातों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप यहाँ मसालों को देख लीजिए, मसालों को अगर देखा जाए तो 20-21 में 10.7 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, तो ये बात है। अगला देखिए, कह रहा है कि एक चार्ट दिया है जिसमें भारत में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र उत्पादन की बात की गई है। तो याद रखिएगा कि अगर आप क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में देखें तो बागवानी की जो फसल थी वो 19-20 में 26.48, ठीक है, इतने क्षेत्रफल पे थी। अब वहीं अगर इतने हेक्टेयर में और वहीं अगर 20-21 के तीसरे अग्रिम अनुमान में देखा जाए तो ये बढ़ के कितनी हो गई? 27.59 मिलियन हेक्टेयर। वहीं अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें बागवानी फसलों के तो 19-20 में 320.47 था, जो कि 20-21 में 331.05 हो गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कट याद रखना है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है कि गेल भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र स्टैब्लिश कर रहा है। क्या कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र निर्माण करेगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि कंपनी का लक्ष्य है कि कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को पूरक बनाने की कोशिश करना। ठीक है। दूसरी बात कि गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा कि कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है जो प्रतिदिन 4.5 हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम हो। ठीक है। अगला टॉपिक है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। ठीक है। अब ये देखिए, कह रहा है सहायता कार्यों के से जुड़ी आयरलैंड की एक एजेंसी है जिसका क्या नाम है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन का एक संगठन है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्थ। इन दोनों लोगों के द्वारा ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। पहले तो आपको ये याद रखना होगा, इसमें भारत विश्व के 116 देशों में 101वें स्थान पर है। ठीक है। और भारत की भुखमरी सूचकांक में जो स्थिति 101 है, उसके कंपैरिजन में अगर पड़ोसी देशों में देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भी उससे इसकी तुलना में अच्छी स्थिति में है। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बात इसमें क्या गौर करनी है, कह रहा है कि जो भारत में जो बच्चों की वेस्टिंग की दर है वो सबसे अधिक है दुनिया भर में। अब ये बच्चों की वेस्टिंग क्या होती है, बच्चों की वेस्टिंग का मतलब यानी चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे 5 साल के कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है और ये तीव्र कुपोषण के शिकार होते हैं, वो भारत दुनिया में इस तरह के बच्चों की संख्या सबसे अधिक है और 2020 में ये 17.3% हो गई है। ठीक है। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि 18 देशों में इस प्रकार करा कि इस रिपोर्ट में चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों में 5 से कम GHI स्कोर प्राप्त किया है जो शीर्ष स्थान पर है, यानी जिसका GI स्कोर जितना कम होगा उसकी स्थिति उतनी अच्छी होगी। ठीक है। इस प्रकार के 18 देश हैं जिनकी ये लिस्ट दी है। ठीक है। अब इसमें आगे क्या ध्यान रखना है, कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ये 4 संकेतकों के आधार पर होती है। पहला है अल्प पोषण, अल्प पोषण में अपर्याप्त कैलोरी सेवन के कारण जनसंख्या शामिल होती है। दूसरी है चाइल्ड वेस्टिंग, जिसके बारे में अभी ऊपर दिया हुआ था, जिसमें भारत सबसे ज्यादा है। कह रहा है कि 5 साल की कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम हो, मैं ऊंचाई पे फोकस कर रहा हूं, इनका वजन ऊंचाई के हिसाब से कम हो, वो तीव्र कुपोषण होते हैं, ये आते हैं चाइल्ड वेस्टिंग में। अगला है चाइल्ड स्टंटिंग, इसके अंतर्गत 5 साल के कम उम्र के बच्चे का वो हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम हो, वो कुपोषण को देगा, इसको कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। और चौथा स्तंभ है बाल मृत्यु दर, जिस 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु। यानी इन 4 संकेतकों के आधार पर इस रिपोर्ट को, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में इस रिपोर्ट को भी तैयार किया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें उन देशों का नाम जान लीजिए कि जहां पे ये सबसे ज्यादा है। तो सबसे अंतिम इसमें जो 116 में आपने भारत का स्थान 101 देखा, उसमें 116वां स्थान सोमालिया का है, 115वां स्थान यमन का है। इन 2 बातों को जरूर याद रखिए। अगला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया गया। कह रहा है कि 12 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म PFC है, को भारत को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि महारत्न कंपनी का दर्जा जो है मिलने के बाद PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के एजेंडे के तहत 2030 तक 40% हरित ऊर्जा का राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का योगदान देगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। दूसरी बात, PFC का मतलब क्या अभी आपने पढ़ा है, PFC का मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बाद देश में इसको महारत्न का दर्जा मिलने के बाद देश में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 11। ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए PM मित्र योजना को देख लेते हैं। इसके तहत 7 PM मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। कह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें सरकार ने PM मित्र योजना को मंजूरी दी और इसके तहत प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, जिसको PM मित्र का फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये PM मित्र का फुल फॉर्म है। ठीक है, इस योजना के तहत 7 PM मित्र पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, अब अगली बात क्या कर रहा है कि इस योजना के तहत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 4,445 करोड़ रुपए आगामी 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे और इसके तहत देश में 7 टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे आगामी 5 वर्षों में? 7। और कितने करोड़ का खर्च होगा? 4,445 करोड़ का। अगला देखिए, कह रहा है कि कपड़ा मंत्रालय ने 2021-22 में केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की थी। यानी इसकी घोषणा किस बजट में हुई थी? तो ये हुई थी 21-22 में। अब दूसरी बात देखिए, कह रहा है कि वस्त्र मंत्रालय ने 7 PM मित्र पार्क की स्थापना की अधिसूचना 21 अक्टूबर 2021 को जारी की थी। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि PM मित्र योजना प्रधानमंत्री के 5F संकल्पना से प्रेरित है। अब ये भी पूछ सकता है कि 5F संकल्पना क्या है? तो 5F का विस्तारित रूप है फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, और फैक्ट्री से फैशन, और फैशन से फॉरेन। ठीक है, यानी कैसे फार्म से फॉरेन तक का सफर किया जाए, यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन तक का सफर, यानी कि 5F का जो है PM मित्र योजना के तहत। ठीक है, ये योजना जो है 5F के संकल्पना को प्रेरित करता है। अब इसके बाद आपको किस बात को ध्यान में रखना है? अब इसके बाद आप चलिए कि इस एकीकृत परियोजना से वस्त्र के क्षेत्र में एक
अच्छा वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क इच्छुक राज्यों में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। अब ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्या है? देखिए, कह रहा है कि ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए केंद्र की ओर से परियोजना लागत 30% की पूंजीगत सहयोग के द्वारा प्रदान किया जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा 500 करोड़ होगी। वहीं ब्राउनफील्ड जो है वो परियोजना की लागत का 30% केंद्र की ओर से दिया जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा जो होगी वो कितनी होगी? 200 करोड़ होगी। ठीक है, इस प्रकार ये आर्थिक जो है यहाँ कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय का छूट गया था, वो कह रहा है कि पृष्ठ 75 का शेष, तो इसको भी आइए इसी में कंप्लीट कर देते हैं। कह रहा है कि दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है, अब आइए, कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने इंचियोन के सेओगू में कोरिया के सर्दन पावर के सिंचिन विड्रीम मुख्यालय में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर प्लांट सिंचिन विड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट स्टैब्लिश किया। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? दक्षिण कोरिया में उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने इंचियोन के सेओगू में सिंचियन विड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया। बस इतनी बात को याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि इसमें जो कंपनी संचालित करेगी वो कौन करेगी? दक्षिण कोरिया की पास्को एनर्जी, और दूसरी है डूसन फ्यूल सेल। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इतनी बस। दूसरी है इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द इन्वेस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। क्या कह रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया जो है वो भारत की सर्वसम्मति से 2000 भारत सरकार, कह रहा है कि फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार को सर्वसम्मति से 21 से 23 के लिए जेनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WAIPA, के अध्यक्ष के तौर पर अक्टूबर 2021 में चुना गया। यानी क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष चुना गया। कब तक के लिए? 2021 से 23 के लिए। ठीक है, और कहां पे? जेनेवा में। ठीक है, अब दूसरी बात ये याद रखिए, दूसरी बात याद रखनी कि इन्वेस्ट इंडिया भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों को तलाशने के लिए निवेशकों की मदद के लिए एक राष्ट्रीय इन्वेस्ट संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि 2021 से 23 के लिए WAIPA की संरचना की जो समिति है उसमें अध्यक्ष किसको चुना गया? इन्वेस्ट इंडिया को। 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एक मिस्र है और दूसरा है स्विट्जरलैंड, और इसके साथ साथ 9 क्षेत्रीय निदेशक भी इसमें चुने गए। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। अब देखिए, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 687 एशिया शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया। कितने? 687, और ये एशिया के हैं। इसमें कराई इस रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान और पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग को दूसरा स्थान मिला। ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि इस रैंकिंग में चीन के 126 विश्वविद्यालय संस्थान शामिल हैं, वहीं भारत के 117 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया, टोटल 687 में। ठीक है, दूसरी बात, इस रैंकिंग में भारत के केवल 7 विश्वविद्यालय और संस्थान शीर्ष के टॉप 100 में शामिल है। ये भी बात याद रखनी है। और इसमें 7 में से इसमें IIT बॉम्बे को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं IIT दिल्ली को कौन सा? 45वां स्थान मिला है। IIT मद्रास को 54वां स्थान मिला है। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। और अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से देखना है तो कानपुर IIT को 64वां स्थान। ठीक है, यानी कानपुर IIT भी उन जो टॉप 100 में जो 7 विश्वविद्यालय भारत के हैं उसमें ये भी शामिल है। ठीक है, दूसरी बात, अब आपने ये तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख ली। याद होगा कि जब आप लोग एडिटोरियल को सॉल्व कर रहे थे तो मैंने उसमें किसी एक एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं आ रहा प्रैक्टिस सेट, उसमें मैंने आपको QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बताई थी। उसमें नंबर 1 पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन था? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA था, और दूसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड था। ठीक है, ये जो QS रैंकिंग है ये एशिया यूनिवर्सिटी की है, और अगर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पूछेगा तो उसमें मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे। इसको भी कोरिलेट करके चलिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार कि जो भी प्रतिष्ठित मैगजीन है उनको 2-3 मैगजीनों को एक साथ कोलैबोरेट करके चला जाएगा तो उसमें ज्यादा फायदा होता है। अगला टॉपिक देखिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल की शुरुआत की गई। ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश के समकक्ष बोरिस जॉनसन के संयुक्त प्रयास से ग्लासगो के में जो COP26 क्लाइमेट मीट हुई उसमें 2 नवंबर 2021 को वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट लाया गया। याद रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है? OSOWOG, यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसकी शुरुआत की गई कहां पर? COP26 क्लाइमेट में, ग्लासगो में। अब दूसरी बात किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। दूसरी बात, इस परियोजना में दुनिया भर के सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब आइए जरा इसको और समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये जो OSOWOG के पीछे विजन जो है वो द सन नेवर सेट है। ठीक है, इसका विजन क्या है? द सन नेवर सेट। ठीक है, यानी कि यह विश्व के किसी भी भौगोलिक स्थान पर किसी भी समय स्थिर है। दूसरी बात कि यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इसे विश्व बैंक की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लाया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें किस बैंक यानी विश्व बैंक की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लाया गया है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का भी लाभ उठाएगी, यानी जो आईएसए जो भारत और फ्रांस के साथ मिलकर स्टैब्लिश हुआ था, करा ये योजना उसका भी लाभ उठाएगी। कौन सी योजना? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो भारत और ब्रिटेन के साथ मिलकर शुरू हुई। ठीक है, अब इसमें करा इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही दुनिया को एक कैलकुलेटर प्रदान करेगी जो किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला टॉपिक है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021। करा दुनिया भर के पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना बनने का सपना देख रहे भारत को इस रिपोर्ट में एक बड़ा झटका लगा है। क्या? नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर रैंकिंग 2021 में भारत 6 स्थान नीचे फिसल गया और जर्मनी लगातार 5 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात कि कह रहा है कि भारत 60 देशों के इंडेक्स में 40 स्थान, पहले वो कितने पर था? 34 पे था, आ गया है। दूसरी बात, चीन 31वें स्थान पर है। इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। यानी भारत की इसमें ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग 2021 में क्या पोजीशन है? 40वां। 2020 में कितनी थी? तो 34वीं थी। यानी कितने स्थानों का इसमें गिरावट हो गई? तो 6 स्थान की। इतनी बात को आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये 6 मानकों और 60 देशों के मूल्यांकन पर आधारित है, यानी इसमें 6 मानकों को रखा गया है। दूसरी बात कि जर्मनी इसमें नंबर 1 पर है। अब ये बात आ जाती है कि अगर जर्मनी नंबर 1 पर है तो इसमें और देशों की क्या रैंकिंग है? तो इसमें जर्मनी के बाद कनाडा दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे स्थान पर है, इटली चौथे स्थान पर और ब्रिटेन 5वें पे। कम से कम 3 देशों का जरूर याद रखिएगा कि इस ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग में नंबर 1 पे जर्मनी, दूसरे नंबर पे कनाडा और तीसरे नंबर पे जापान है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, इस सर्वे को ब्रिटेन की राजनीति विज्ञानी सिमोन अनहोल्ट और सर्वे कराने वाली संस्था इप्सोस ने कराया है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग 2021 किसके द्वारा किया गया, तो आप ये बताएंगे कि ब्रिटेन की जो राजनीति विज्ञानी है सिमोन अनहोल्ट, उनके द्वारा, और सर्वे कराने वाली संस्था इप्सोस के द्वारा ये कराया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। इतनी बातों को आपको इसमें ध्यान रखना था। अगला है कि ब्रिटेन में गांधी की स्मृति में 5 पाउंड का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, ये वही ब्रिटेन है जो भारत पर शासन किया था। आज गांधी जी के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, आज 5 पाउंड का सिक्का जारी हुआ। क्या है भाई कि ब्रिटेन 4 नवंबर 2021 को वित्त मंत्री, ब्रिटेन के नाम है ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के हैं, सॉरी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और उनके विरासत को रेखांकित करते हुए 5 पाउंड का एक विशेष सिक्का इन्होंने जारी किया। ठीक है, सोने और चांदी सहित कई मानकों में उपलब्ध विशेष संग्राहक सिक्का हीना ग्लोवर द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक है, अब किसके द्वारा डिजाइन किया गया? हीना ग्लोवर द्वारा डिजाइन किया गया। इसकी एक बात और महत्वपूर्ण है, क्या कि इसमें गांधी के प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक मेरा जीवन मेरा संदेश है, ये इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल की छवि उकेरी गई। तो याद रखिएगा कि जो ब्रिटेन में भारत की स्मृति, गांधी जी की स्मृति में जो 5 पाउंड का सिक्का जारी किया गया, उस पर क्या उद्धरण किया गया? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। दूसरी बात कि इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को भी उद्धृत किया गया है। और एक बात और याद रखना है कि महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पहली बार किसी ब्रितानी सिक्के पर के माध्यम से उनके उल्लेखनीय जीवन को उद्धृत किया गया। ठीक है, और दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि 5 पाउंड के सिक्के की बिक्री यूके रॉयल मिंट की वेबसाइट से शुरू भी हो गई। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये रॉयल मिंट के विस्तारित दिवाली संग्रह का एक हिस्सा है। ठीक है, ये दिवाली पर हुई बिक्री। 1 ग्राम और 5 ग्राम के सोने की छड़ें और ब्रिटेन की पहली ऐसी सोने की छड़ शामिल है जिस पर धन की देवी लक्ष्मी जी की तस्वीर उकेरी गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो सोने की छड़ें हैं उस पर धन की लक्ष्मी जी की भी, धन की देवी लक्ष्मी जी की भी इसमें उकेरी गई है प्रतिमा। ठीक है, इतनी बातों को आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला है मोजाम्बिक फास्फेट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से भुगतान पाने वाला पहला देश हो गया। क्या मतलब है, समझिए जरा। कह रहा है कि मोजाम्बिक वो देश है जो फास्टेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से भुगतान प्राप्त करने वाला पहला देश है। मोजाम्बिक एक अफ्रीकी देश है जो विश्व का ऐसा पहला देश हो गया जो अक्टूबर 2021 में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FCPF, से उत्सर्जित कटौती करने के भुगतान प्राप्त किया है। ठीक है, यानी जो इसने कार्बन में उत्सर्जन में जो कटौती की है, इसके लिए इसको भुगतान प्राप्त हुआ है। अब ये क्या है देखिए, कह रहा है कि 2019 में 1.28 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कटौती के लिए मोजाम्बिक को फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के तहत वर्ल्ड बैंक द्वारा $6.4 मिलियन दिया गया। अब आप क्लियर हो गया होगा। इन्होंने क्या किया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 2019 में इन्होंने 1.28 मिलियन कार्बन की कटौती की, जिसके कारण मोजाम्बिक को फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के तहत किसने पैसा दिया? वर्ल्ड बैंक ने। $6.4 मिलियन इनको पैसा मिला। ठीक है, ये मोटी मोटी बात आपने देख ली। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी जो सरकार, ये इसके तहत पैसा मिला। इसमें सरकार, व्यवसाय, सिविल सोसाइटी, स्वदेशी पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। इसका उद्देश्य फोकस वनों की कटाई और वनों के उन्मूलन से होने वाले उत्सर्जन में कटौती करना है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। आगे देखिए कि 2008 में लॉन्च किया गया था, यानी इसको 2008 में लॉन्च किया गया, किसको? फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी को।
और इसमें 47 विकासशील देश सदस्य के तौर पर शामिल हैं, और इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश भी शामिल हैं। दूसरी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है कि इंडोनेशिया के बाली में UNFCCC के कॉप का जो सम्मेलन हुआ 2007 में, उसमें वर्ल्ड बैंक, नेचर कंजर्वेंसी और 9 डोनर्स द्वारा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी पर विचार किया गया और 2008 में इसको लॉन्च किया गया। क्लियर हो गई पूरी बात। अब आगे देखिए, अगला है एलिजाबेथ द्वितीय की जगह पे बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति। याद रखिएगा, जब ये प्रैक्टिस सेट 18 जो अभी हाल ही में रिलीज किया गया है एडुटेरिया का, उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। उसमें पूछा था कि वो कौन सा देश है जिसमें अब एलिजाबेथ द्वितीय के को हटाकर मतलब अब वो स्वतंत्र होकर एक देश के तौर पर बना है, तो आपने बताया था बारबाडोस। अब यहाँ पर बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति की बात हो रही है। क्या कह रहा है कि कैरेबियन द्वीप पर बारबाडोस ने, ये किस पर है, कैरेबियन द्वीप पर, अक्टूबर 2021 में गणतांत्रिक देश के रूप में प्रयास में अपना पहला राष्ट्रपति भी चुन लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, कह रहा है कि 72 वर्षीय डेम सैंड्रो मेसन जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, यानी बारबाडोस की अब पहली राष्ट्रपति किसको चुना गया स्वतंत्र रूप से, 72 वर्षीय डेम सैंड्रो मेसन को। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील्स में सेवा देने वाली पहली महिला डेम सैंड्रा 2018 में द्वीप की गवर्नर जनरल थी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, बारबाडोस के आइए संक्षिप्त परिचय को देख लेते हैं। बारबाडोस का संक्षिप्त परिचय क्या है कि 1625 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया था और 54 वर्ष पूर्व बारबाडोस ब्रिटिश उपनिवेश से आजाद हो गया। ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी के कारण इसे कभी कभी लिटिल इंग्लैंड भी कहा गया। यह भी पूछा जा सकता है कि लिटिल इंग्लैंड की संज्ञा किसको दी गई, तो आपका जवाब होगा बारबाडोस को। ठीक है, आगे क्या बता रहा है कि लगभग 285,000 की आबादी के साथ बारबाडोस अधिक आबादी वाले और समृद्ध कैरेबियाई द्वीपों में से एक है। दूसरी बात कि वेस्ट इंडीज के लेसर एंटिल्स में ये स्थित है और कैरेबियन द्वीप का ये सबसे पूर्वी भाग है। ठीक है, दूसरी बात कि बारबाडोस कैरेबियन में गणतंत्र बनने वाला पहला ब्रिटिश उपनिवेश नहीं है। इसके अतिरिक्त गुयाना ने ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त कर 4 साल से भी कम समय बाद 1917 में यह कदम उठाया। दूसरी बात, दूसरा कौन है, त्रिनिदाद है। अगला है टोबैगो 1976 में, फिर है डोमिनिका 1978 में, अब है बारबाडोस। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटरली, बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन और बारबाडोस महाद्वीप पर है उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप पर है। और इसकी राष्ट्रपति किसको चुना गया है, तो 72 वर्ष की डेम सैंड्रा मेसन को। इतनी बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न बारबाडोस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, हमने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। अगला देखिए, श्रीलंका ने भारत से नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त हो गई। मैंने भारत ने भेजा श्रीलंका को। कह रहे श्रीलंका को 20 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका को भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त हो गई। कुल मिलाकर भारत ने 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक का निर्यात किया है। यह उर्वरक श्रीलंका को मक्का और धान की खेती में मदद करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके अतिरिक्त आपको इसमें क्या याद रखना है कि इसे इफ्को के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NBRC, कलोल गुजरात में एक पेटेंट तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया। ठीक है, यानी जो ये नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक भेजा गया श्रीलंका, इसको तैयार कहाँ किया गया, NBRC कलोल गुजरात में। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने आर्थिकी को भी कंप्लीट कर दिया घटनासार के। जो अंतर्राष्ट्रीय का जो यहाँ इसमें पार्ट अतिरिक्त था उसको भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया। इस प्रकार हम लोगों ने घटनासार के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी घटनाओं को पूरा कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार घटनासार का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक नई पत्रिका को, यानी जो दृष्टि की घटना चक्र की है, उसको हम लोग करेंगे और हम लोग एडिटोरिया को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पहले ही कहा था कि मैं महत्वपूर्ण और जो प्रतिष्ठित कम से कम 3 मैगजीन है, उनका हम लोग एक विस्तृत अध्ययन करेंगे ताकि हम लोगों का प्रश्न कहीं से भी बाहर न जाए। और जब हम लोग कई सारी पत्रिकाओं का, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का उसको फॉलो करते हैं तो कई सारे प्रश्न जो हैं वो रिवाइज भी हो जाते हैं। तो हमारा इसी प्रकार हमारा रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है और नए फैक्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार घटनासार कंप्लीट हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखें तो उसको लाइक करें और आप लोग अपने लोगों के बीच में इसको शेयर भी करें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल आपके लिए इतना मदद कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, तो आप भी उसके लिए कुछ अपना योगदान करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।